नमस्कार। मैं देबू मिश्रा, मेरे साथ है पद्मश्री आलोक मेहता जी। नमस्कार। आलोक जी का इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आलोक जी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। तो उनके बारे में बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, जो हम धीरे धीरे बात करते जाएंगे उसके ऊपर। अभी मैं आलोक जी के साथ बस शुरुआत में ये बोलना चाहूँगा कि आप जब शुरुआत किए थे, आपका शुरुआत हुआ था उज्जैन से, उज्जैन के एक छोटे से गांव से आपके पैदाइश था, एंड उसके बाद फिर आप आगे बढ़े। उसके बारे में थोड़ा सा आपसे सुनना चाहूँगा कि जब आप उज्जैन में थे, तब आप तो सोचे नहीं होंगे कि आप कहाँ तक जाएंगे, क्या करेंगे, या आपके मन में तब भी था कि मैं मीडिया में आऊँगा एंड मीडिया में ये चीज़ें करूँगा। तो उसके बारे में मैं पहले आपसे थोड़ा सा सुनना चाहूँगा। देखिए, वैसे ये कहानी देबू जी, आप भी उड़ीसा के गांव के ही कहना चाहिए कि भुवनेश्वर के हैं, लेकिन गांव में ही कहीं रहे होंगे। मैं भी तो असल में हम भी एक गांव के ही परिवार को कहना चाहिए। दादाजी की भी ज़मीन थी और गांव में एक जब होता है नाना जी का, वो तो उज्जैन से भी थोड़ा आगे था गांव, वहाँ पर जन्म भी हुआ। तो गांव से एक लगाव। फिर हमारे पिताजी शिक्षक रहे, तो मैं शुरू में 10 वर्ष की उम्र तक या 12 वर्ष की उम्र तक गाँव में अलग अलग जब ट्रांसफ़र होते थे तो मैं उस पर नहीं जाता, चूँकि उज्जैन पर ही हम सीधे आते हैं। उसके बाद उज्जैन चूँकि, और वो भी किस लिए हुआ कि मैं शुरू से मुझे भाषण देने की, तो जब मैं 4th क्लास में था और एक मंत्री जगमोहन दास, एक बहुत बड़े शिक्षा मंत्री थे मध्य प्रदेश के, उस गांव में स्कूल के जैसे होता है 15 अगस्त से भी जैसे चल रहा है, इस तरह के किसी कार्यक्रम में आए थे। और वहाँ मैं, जैसे होता है बचपन से हो गया कि कुछ कविता या भाषण बोलना है कुछ इस तरह का, तो बड़े प्रभावित कुछ हुए मेरी बात, जो भी मैंने बोला होगा उस समय, थोड़ा मुझे आज तो याद नहीं है। तो उन्होंने पूछा, बच्चे बुला करके मुझे कहा कि तुम इतना अच्छा बोलते हो, तुम क्या करना चाहते हो? तो मैंने क्या करें, यहाँ तो 4th क्लास के आगे, 4थी क्लास के आगे कुछ वो पढ़ाई नहीं है। तो उन्होंने कहा, अरे बुलाया टीचर को, कहा कि इंस्पेक्टर को कहा कि इनका तबादला इस जगह करिए जहाँ वो। तो अल्टीमेटली बाद में हम उज्जैन आ गए, जहाँ आगे की 8th के बाद उज्जैन में पढ़ाई शुरू हुई। और फिर कहते हुए, जैसे मैंने कहा, डिबेट ड्रामा, उसमें इंटरेस्ट, ये कुछ नेचर भगवान की कृपा होगी। और पिताजी जो बोलना सीखे, वो अच्छा लगता था, कविता सुना रहा है, भाषण दे रहा है, तो जितने स्कूल के पुरस्कार है मैक्सिमम मिलने लगे। तो फिर होता है कि जब थोड़ा और 9th-10th में गए, तो भी ये हुआ कि भाषण, कविता, ड्रामा, प्ले, और उसकी खबर अखबारों में छपवाना होती थी। यू कैन इमेजिन 65-76 उसके पहले जो है, तो अखबार में ही कुछ अब छप जाए तो खुद ही चाहे जाके बता के आएँ या किसी को कहे मैं हमारी खबर छाप दीजिए कि हमें पहला पुरस्कार मिला है, हम ये गए। प्रादेशिक पुरस्कार ग्वालियर में कोई कंपटीशन हुआ तो चले गए और वहाँ से जीत के आए हैं। तो वो खबर छपना, आकाशवाणी को प्रतियोगिता हुई उसमें, फिर वो तब तो कॉलेज में आ गए थे। तो क्या है कि इस तरह से, तो उससे पहले खबर छपवाने जब जाते थे तब लगा। फिर पहले हुआ हमारा कि अपन इतना अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, चूँकि अच्छे मार्क्स भी आ रहे थे, तो हुआ कि IAS बनना है, जो सबको घर में होता है। वैसे हमारे माता पिता हमें डॉक्टर बनाना चाहते थे। अच्छा। और इसलिए मुझे ये ठीक है कि बाद में डॉक्टरेट की उपाधि मिली उसी विश्वविद्यालय से, लेकिन वो सम्माननीय उपाधि थी। पद्म जो है पद्मश्री तो बाद में मिला। लेकिन वो उस समय वो डॉक्टर, तो हमेशा घर में मुझे डॉक्टर कहते थे। हमें माँ आलोक कम कहती थी, डॉक्टर कहते थे। तो डॉक्टर, अब हमने पहले बायोलॉजी भी लिया, मेंढक वेंढक भी घर में ला के जैसे कहते हैं काटो वाटो, ताकि सीखें, बायोलॉजी का सब्जेक्ट है तो वो खुद ही जो कुछ कर सकते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे रुचि जब इस तरफ आई तो कुछ लिखना इस तरह से शुरू किया कि अखबारों में ही कुछ लिखे। तो एक एजेंसी हिंदुस्तान समाचार उस समय एजेंसी थी, तो हिंदुस्तान समाचार जैसे PTI है जैसे, हाँ अभी है, मतलब बीच में वो हुआ, वो उसकी कहानी अलग है। तो उसके लिए उनको एक पहले से भी कोई काम कर रहे थे, लेकिन मैंने कुछ पोस्ट कार्ड वगैरह भेजा, तो उनको लगा कि अच्छा एक युवा है जो कॉलेज उसमें आ रहे, तो उनको जो है हमारा स्टिंगर बना दें। तो मैं उनका वहाँ से, पैसा तो मिलता ही था, एक खाली कार्ड मिलता था कि तार से खबर भेज सकें। हाँ जी। तो तार से खबर भेजना, वो खबर देख करके वो रेडियो पर आती थी कि आकाशवाणी में हिंदुस्तान समाचार की, नाम हमारी बाइलाइन नहीं आती थी। तब वो सर्विस रेडियो भी लेता था, तब तो टीवी आया नहीं था। 69 की बात है, 70 की। तो फिर नई दुनिया में भी एक वहाँ जो ऑफिस था, उन्होंने कहा कि अच्छा आप हमारे साथ जुड़ जाइए। तो 20 रुपया वहाँ से मिलने लगा। अच्छा। पढ़ाई के साथ साथ ही वहाँ कुछ करते करते ऐसे स्टिंगर, तो नई दुनिया के एक वर्कशॉप हुआ जो सारे संवाददाताओं का जो होता है, 30-40 संवाददाता इंदौर गए। इंदौर प्रमुख अखबार नई दुनिया था। तो वहाँ आकर के उसमें सबसे कॉपी लिखवाई। एक मिनिस्टर को बुलाया गया था जो उनके अच्छे पारिवारिक मित्र थे, कृषि मंत्री भागवत साहू। तो उसमें
जिसकी कॉपी बहुत अच्छी लगी तो वो अखबार को 6 से 8 पेज करने वाले थे 2-4 महीने बाद। तो राजेंद्र माथुर ने वो कॉपी देखी थी, चूँकि वो संपादक प्रमुख थे। वैसे तो राहुल बारपुते थे प्रधान संपादक, लेकिन राजेंद्र माथुर भी थे और अभय सजलाई। तो उन लोगों ने मुझे बुला करके कहा कि तुम्हारा चाहोगे, हम अखबार बढ़ा रहे हैं, तुम्हारी कॉपी बहुत अच्छी है, लिख सकते हो, प्रेस पर है। तो इस तरह से मैं एजेंसी और अखबार दोनों से ये मेरी कहानी उज्जैन से शुरू हुई। अच्छा, तो आपके साथ आप तो अभी भी मतलब अगर अभी तक का मैं लूँ तो आपका ऑलमोस्ट 52 ईयर्स हो गया है मीडिया के साथ जुड़े हुए, एंड दैट टू मेनली प्रिंट मीडिया के साथ जुड़े हुए। एंड उसमें अहम जो है सारे बिग पब्लिकेशन हाउसेस के साथ आपने काम किया है। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ काम किया है, टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ काम किया है, मतलब नवभारत टाइम्स एंड हिंदुस्तान, प्लस आउटलुक हिंदी, सो मेनी पेपर्स एंड नई दुनिया, ये सब, दैनिक भास्कर, सब में आपने काम किया है। तो ये जो आपका जर्नी था, ये मीडिया के अंदर जो जर्नी था, उसमें आपको आपका जो इवोल्यूशन हुआ उसी के थ्रू ही हुआ। एंड उसमें आपका सबसे मज़ा किस में आया, जिस पे जब आप काम करना शुरू किए तो आपको आपका जो ग्रोथ फेज़ है उसमें सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आया और किस में ज़्यादा आपने एंजॉय किया काम करते हुए? देखिए देवी जी, ये सही है कि पत्रकारिता में इतना साल लोग तो आश्चर्य भी करते हैं कि भाई क्या हुआ, पैदा होते आप ये काम करने लगे थे। चूँकि या तो मुझे कहेंगे कि आप नेहरू के ज़माने के हैं, एक बार टीवी पर कोई बोल दिए, मेरे कहा नहीं, नेहरू के ज़माने का नहीं हूँ, इंदिरा गांधी का जरूर में मिलता था और मैंने उस समय भी किया। और जैसे आपने कहा, मैं प्रिंट में नहीं, प्रिंट तो है ही, यही है कि वो आगे हम बताएंगे। लेकिन मेरा हुआ ये कि मैं एजेंसी पहले अखबार में जब वहाँ किया और मुझे 1-1.5 साल में इतना काम का हो गया, पूरे पेज निकालता था, पूरे पेज के फीचर छापता था, तो मुझे लगा मैं दिल्ली जाना चाहिए। और एजेंसी का मैंने पहले काम किया हुआ था, तो मैंने एक पोस्ट कार्ड भेजा और मैंने कहा मैं काम करना चाहता हूँ। तो उनको लगा भाई 1-1.5 साल का अनुभव है अखबार का, हमारे साथ डिस्टिंगर जरूर था। लेकिन फिर उन्होंने कहा ऐसा करो, हम 1 महीने भोपाल रहो और 3 महीने दिल्ली में देखेंगे, यदि काम ठीक लगा तो रखेंगे। जो महाप्रबंधक और चीफ एडिटर थे बालेश्वर अग्रवाल जी, मैं दिल्ली आ गया। तो एजेंसी में 5 साल, जब पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग आप उस अंदाजा 71 से 75, उस समय संसदीय कार्य का अनुभव एकदम, अखबार में भी इतना मौका नहीं मिलता। एजेंसी में तो होता ना 4 बस 2, एक पीटीआई है ना, हिंदुस्तान समाचार 3 और जो ऐसे लोग थे, तो एक समाचार भारती भी आई थी बाद में, लेकिन हिंदुस्तान समाचार ज़्यादा प्रमुख एजेंसी थी। तो एजेंसी का 5 साल का अनुभव हुआ। फिर मैं वीकली अखबार साप्ताहिक हिंदुस्तान में आ गए। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रिंट नहीं, चूँकि मैं फिर उसके बाद मुझे एक मौका मिला जर्मनी जाने का। तो मैं वहाँ जर्मनी पहले तो निमंत्रण पर गया था, वहाँ की जर्मन सरकार के निमंत्रण पर। और उस समय उनको दिमाग में आया कि हिंदी में हमें अच्छे एडिटर चाहिए, और ये हमारे आए थे, मुझे चिट्ठी भेजी कि आर यू इंटरेस्टेड, वी आर लुकिंग फॉर ए गुड एडिटर। अच्छा। तो मैं रेडियो वॉइस ऑफ जर्मनी में एडिटर होकर के 79 में फिर वहाँ जर्मनी चला गया। अच्छा। तो मेरा प्रिंट ही नहीं है, मैं इसलिए मेरी एजेंसी, वीकली अखबार, और वीकली के साथ उस समय एक अखबार निकला था, आप तो एचटी में रहे हैं, हाँ जी, शायद आपको भी याद है, अरे हो सकता है मैंने कभी बताया हो, क्योंकि आप तो बहुत पुराने साथी हैं। हाँ जी। मैं क्रेडिट तो ये देना चाहिए कि जितना मेरा है तो आपका कम नहीं है अनुभव। तो ये कि वहाँ एक मॉर्निंग को अखबार निकला था, मालूम है आपको? मॉर्निंग वाला नहीं मालूम आपको? अच्छा, ये तो और ज़रूरी बताना है दर्शकों के लिए भी। मॉर्निंग को पहला टेबलॉइड अखबार इंडिया का था। अच्छा। और मनोहर श्याम जोशी जो साप्ताहिक हिंदुस्तान के एडिटर थे, तो मैं वहाँ पॉलिटिकल करेस्पॉन्डेंट की तरह से काम, मैं संवाददाता की तरह था, राजनीतिक संवाददाता काम करता था। साप्ताहिक तो मैगजीन थी, फैमिली मैगजीन, और पॉलिटिकल मनोहर श्याम जोशी दिनमान से आए थे और वो भी बड़े अच्छे एडिटर थे। तो उन्होंने हमको, जैसे राजेंद्र माथुर से हमने नई दिल्ली में कुछ सीखा, बाद में फिर सीखा, ऐसे मनोहर श्याम जोशी के साथ साप्ताहिक में। तो एक, और मैं पॉलिटिकली, चूँकि वीकली में तो होता था कि भाई आपको लेख समझ आएगा, रिपोर्ट जाती थी, खबरें जाती थी कुछ तरह की। तो मॉर्निंग को एक अखबार निकला इमरजेंसी के लास्ट फेज अराउंड, और उसमें उस टेबलाइट डेली अखबार था इंग्लिश का। और मनोहर श्याम जोशी और राजेंद्र माथुर 2 ऐसे एडिटर हैं जिनका अंग्रेजी पर भी बहुत अच्छा अधिकार था। और चूँकि वो टेबलाइट, मतलब मनोहर श्याम जोशी बड़ी ऐसी खबरें उस समय में मैंने फीचर निकालते थे, अच्छे अच्छे, जो मॉडर्न जिसको कह सकते हैं जर्नलिज्म, एक ट्रेडिशनल जर्नलिज्म था हिंदी में। तो जोशी जी ने उसको एक ऐसा, तो उनको कहा गया कि आप, क्योंकि तनख्वाह ज़्यादा नहीं देना पड़ेगी, नया अखबार निकाल रहे हैं, जैसा आपका मिड डे ये है ना, मेल टुडे, उस साइज़ में एक अखबार सबसे पहले हिंदुस्तान टाइम्स ने निकाला, जिसके एडिटर बने वो। अच्छा, उनको, हम तो उनके मैंने बहुत प्रिय शिष्य भी हो गए थे, जो काम आप जो करेंगे। हाँ। मैं सुबह 10 बजे जाता था, साप्ताहिक में भी रात को 11 बजे आता था। कुछ 11 बजे, लोग 5 बजे चले जा सकते थे, दूसरे लोग चले जाते थे। मैं तो जो रिपोर्टिंग भी है तो वहीं जाके बैठ गए, फिर काम करने लगे। तो वो डेली अखबार के लिए फिर मैं रिपोर्टिंग, कई अंग्रेजी में, जो चरण सिंह का झगड़ा,
वहाँ का झगड़ा, अडवाणी जब जेल से छूट के आए, बल्कि इमरजेंसी तो पहला इंटरव्यू हमने कलर में, मतलब उसी मॉर्निंग को में छपा। अच्छा लोग उस अखबार के बारे में एस्टीमेट है, लोग भी नहीं जानते। अच्छा एक दिलचस्प, चूँकि वो तो कुछ साल चला, बाद में फिर चूँकि सब हो गया, तो मेरा मतलब वो डेली अखबार का अनुभव भी थोड़ा सा, तो मुझे अंग्रेजी के साथ भी काम करने का उस समय मौका मिला। और फ्रंट पेज पे छपता था और चर्चा होती थी, चूँकि बड़ा गंभीर मामला था ना उस समय, चरण सिंह ये वो, मतलब। और एक बार ऐसा मौका भी आया जब लोग कहते हैं हटाया जाता है, ये ज़रूर जिक्र करेंगे उस मॉर्निंग को के साथ कि, और मेरे संपर्क तो काफ़ी नेताओं से हो गए थे, कांग्रेस से भी, और बीजेपी या उस समय जनता पार्टी बनी थी। और मनोज श्याम जोशी को भी अटल जी बड़ा मानते थे, बल्कि उनसे कहते थे मेरा हाथ बताइए क्या होगा मेरा, ज्योतिष वोतिष भी। लेकिन जब सरकार आई, मॉर्निंग को में एक 5 कॉलम की खबर छप गई। प्राइम मिनिस्टर संजय गांधी विवाद में थे ही, तो जगजीवन राम का बेटा और कांति देसाई, इन सबको लेकर एक छोटा, ऐसा भी नहीं कि बड़ी भारी कोई पूरा पेज हो, ठीक, कि वही बेटे हैं जिनका ऐसा है, जिनको विवादास्पद है। तो इतना प्रेशर कांति देसाई के जो भी सहयोगी थे उन्होंने डाला, और बिरला जी से कहा, बिरला जी थोड़े चूँकि कांग्रेस सपोर्टर बन जाते थे तो जनता पार्टी से डरे हुए भी थे, हाँ जी, उनको जेल जाने का डर भी दिखाई जा रहा था। कहा कि आज ही मनोज श्याम जोशी को हटा दीजिए। अच्छा तो जोशी जैसे ही दफ्तर आए, उनको कहा गया कि भाई आप या तो इस्तीफ़ा दे दीजिए या डिसमिस कर दिए जाएंगे। तो जोशी जी ने मुझे बुलाया, उतर के आए, 11 बजे आते हैं, और पहले उन्होंने सोचा कि राय करें, उन्हें ऊपर सुन के आ गए, एकदम वह शॉक्ड, क्योंकि दफ्तर आप आए और पहले कोई मैनेजर बुला करके आपको कहे लोग ऐसा ऐसा मुझे कह रहे हैं, क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा कतई नहीं, इस्तीफ़ा कैसे दे देंगे, खबर छपी है उससे, कोई उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई ऐसा डिफेमेटरी भी नहीं ना कि भाई कांति की रंगरेलियाँ छपी हो कुछ हो। तो नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं नहीं तो शाम तक वो हो जाएगा। उनके जो सेक्रेटरी थे, एक पहले कभी जोशी जी के साथ टाइम्स ऑफ इंडिया में रहे थे, लेकिन वो अडवाणी जी के सेक्रेटरी थे। वहाँ फ़ोन किया तो उन्होंने कहा अडवाणी तो अभी 2-3 जो सूचना प्रसारण मंत्री बन गए थे, कहा कि उनको उनसे अभी तो 2-3 दिन टाइम नहीं मिलेगा। मैंने कहा टाइम कैसे नहीं मिलेगा, जोशी से कहा कि आप चलिए मेरे साथ। तब सिक्योरिटी नहीं होती थी, तो मैं गया और अडवाणी उनसे कहा कि आप थोड़ा बाहर बैठिए, मैं अडवाणी से मिल के आता हूँ। और मैं सीधे बगैर अपॉइंटमेंट के जैसे होता है उनके कमरे में चला गया, और मैंने कहा कि आपसे ज़रूरी बात करनी है। क्या हुआ? तो मैंने उनको संक्षेप में बताया कि ऐसा ऐसा कुछ फ़ोन आया और उससे वो हुआ, और ये होगा तो बड़ा हंगामा होगा, अभी इमरजेंसी खत्म हो, आप वैसे नहीं हटा रहे। उसने कहा मैं देखता हूँ, मोरारजी भाई बड़े कठिन आदमी हैं, लेकिन फिर भी कुछ करेंगे। तो फिर उन्होंने खैर, मैंने कहा जोशी से एक नमस्ते कर लीजिए, वो आए हैं तो कम से कम ये नहीं लगे कि आप नहीं मिले। तो उनसे बस नमस्कार, उन्होंने कहा जोशी जी मैं देखता हूँ बात कर। फिर हम बहुगुणा के पास गए, 2-3 और लोगों से बात किया, फिर वो थोड़ा ये मैसेज पहुँचाया कि इससे पत्रकारों में एक बड़ी ख़राब छवि बनेगी। तो उस समय उनका हटना तो रुक गया। तो इस तरह के प्रेशर जनता पार्टी जो इमरजेंसी से निकल के आई थी वो हुआ, और फिर लेकिन उसके बाद जब अस्थिरता जैसी दिखने 79 में जब मुझे ऑफर मिला कि जर्मनी जा सकते हैं, तो जोशी जी ने भी मुझे राय दी कि हाँ यार पता ही नहीं क्या है, कांग्रेस आएगी, जनता पार्टी आएगी, क्या होगा, तुम्हें ऑफर मिल रहा है तो यू गो। और जब जो थे वो कहते थे अच्छा इससे भाग्य चमकेगा, तुम जाओ जर्मनी। ठीक है, तो मैंने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। देन आई वेंट टू जर्मनी फॉर 3 years। आई वाज एडिटर ऑफ वॉइस ऑफ जर्मनी हिंदी सर्विस। अच्छा। और तभी वहाँ चूँकि टेलीविज़न का थोड़ा बहुत होता था, उतना ज़्यादा तो वहाँ, लेकिन फिर भी उसके साथ ही चूँकि डोइचे वेले जो उसका नाम जर्मन में था, लेकिन वॉइस ऑफ जर्मनी जो कहलाता है, तो थोड़ा बहुत उसका भी एक अंदाज रहा। और 5-7 लोग थे, और वहाँ कमेंट्री, न्यूज़, ये वो सब देखना होता था, तो एक वो अनुभव हो गया। फिर वो लोग तो कहते थे कि 2 साल के लिए मैं गया था, फिर उनका 1 साल और रुक जाइए, तो कोर अरेंजमेंट करिए। तो 3 साल होने के बाद हमने कहा हम तो ज़्यादा नहीं रहेंगे, क्योंकि मुझे भारत का कई और मित्रों की भी चिट्ठी थी। मुझे लगता था कि भारत में ही ज़्यादा काम है, यहाँ कितना करेंगे, यहाँ एक गाड़ी है, एक टेलीविज़न है, 2 रख लेंगे, एक वो है वो कर लेंगे, या तो आगे कुछ हमारा वो मन नहीं लगता जो पॉलिटिकल आदमी करता है। तो हमने कहा नहीं इससे। तो उन्होंने कहा आप नाम बता दीजिए। तो मैंने 1-2 ऐसे लोग जो हमारे साथ बाद में भी काम किए यहाँ भी, उनके नाम दिए और उनको फिर वो वहाँ रखवा दिया और हम यहाँ आ गए। तो फिर हम, और उस समय हिंदुस्तान टाइम्स में जोशी जी को हटा दिया गया, जेल सिंह के बारे में कुछ छप गया था राष्ट्रपति के बारे में, तब तो उनको हटना पड़ा। तो जनता पार्टी के समय नहीं हट पाए थे, लेकिन कांग्रेस जी में दबाव के कारण उनको हटना पड़ा। बिरला जी ने कहा भाई इनको हटा दीजिए। वो मॉर्निंग को भी बंद हो चुका और साप्ताहिक से भी वो हट गए, साप्ताहिक चलता रहा, लेकिन वो हट गए थे। तो फिर मुझे उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया से मेरी बात, मतलब रमेश जी वगैरह से संबंध अच्छे थे, और नंदन जी दिनमान के एडिटर थे। और मैं जब इंदौर गया तो राजेंद्र माथुर जी को भी ऑफर मिल चुका था नवा टाइम्स आने का। सो आई शिफ्टेड टू टाइम्स ऑफ इंडिया। तो मैंने दिनमान के वीकली में भी उस समय काम किया, फिर नवा टाइम्स में 1 साल तक नवा टाइम्स में स्टोरी भी करता रहा, फिर पूरी तरह नवा टाइम्स में आ गया। तो प्रिंट, फिर जैसे आपने कहा ना, तो ऐसे फिर उसके बाद टाइम्स ग्रुप, फिर हिंदुस्तान टाइम्स में सेकंड इनिंग में एडिटर होकर के गए। बिल्कुल।
93 में 93 82 में तो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में आए, 79 में पहले छोड़ा था, फिर वापस आकर के पहले पटना में एडिटर बने, वो फिर और आगे कहानी बताएगी, लेकिन आपने पूछा ना इस सारे हाउसेस का जिक्र कर दूं मैं, खाली जो जो जहाँ काम किया। तो ये है कि वो नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान एडिटर हुए, फिर वहाँ से हिंदुस्तान में होने के बाद मैंने भास्कर का दिल्ली लॉन्च किया। अच्छा, हाँ भास्कर लॉन्च मेरे किया, को याद है वो भी। वो 2001 की उसके आसपास की बात है, तो 2000 और 2001 इसके आसपास भास्कर दोस्त उन्होंने फिर वो आगे नहीं बढ़ा रहे थे कि हम तो अभी दिल्ली ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहते हैं। सो किसी का झगड़ा नहीं किया, जैसे नवा टाइम छोड़ा, समीर जी ने कहा था आप क्यों जा रहे हो हिंदुस्तान, वो तो चीनी बेच थे, मैंने कहा नहीं एक दूसरा अखबार खड़ा करना चाहता हूँ इसलिए जा रहा हूँ, मुँह पर ही, मतलब कोई लड़ाई नहीं की। मैंने कहा नहीं आपका तो नवा टाइम में करने को स्कोप नहीं है, तो शिफ्ट। फिर चूँकि मेरा वीकली का अनुभव भी था, तो मनोज मेहता ने ऑफ़र किया कि हम आउटलुक हिंदी लॉन्च करना चाहते हैं इंडिपेंडेंटली, वो ट्रांसलेटेड नहीं होगा, एक दो चीज़ स्टोरी जो आपको चाहिए वो लेना हमारे लिए। तो देन आई शिफ्ट आउटलुक के बाद जैसे आपके साथ आए नई दुनिया में, वो दिल्ली में लॉन्च किया, देश भर के एडिशन संडे, तो प्रिंट, और साथ साथ इसके साथ हुआ क्या कि हम जब चूँकि रेडियो में रहे थे, तो दूरदर्शन में भी वैसे तो 74-75 से प्रोग्राम कर रहा था, आकाशवाणी या दूरदर्शन के जो सैटेलाइट चैनल होता था, तो वो चैनल के लिए उनकी एंकरिंग है, दूरदर्शन के लिए दूरदर्शन के प्रोग्राम है, पार्टिसिपेट करना है, फिर NDTV है, डिबेट, तो लगातार टीवी से भी जुड़ते रहे। मतलब वो चूँकि उसका ऑडियो विजुअल का अनुभव भी था। हाँ जी। वो अलग कहानी है कि स्टार में भी मुझे बुलाया जा रहा था, मुर्डोक की अभी भी कहीं कागज़ रखा हुआ है, चिट्ठी आई थी, तो पीटर मुखर्जी जो बेल चले गए बाद में, अच्छा हुआ नहीं गया मैं तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया था कि बॉम्बे आना पड़ेगा। पीटर मुखर्जी से हमारी बॉम्बे में मुलाकात भी हुई। वही कि पहले मैं जर्मनी गया हुआ था, तब भेंट नहीं, कई फ़ोन किए उन्होंने, तो मैंने कहा मैं बाहर हूँ, फिर वो हुए, तो मैं तब तो मेरा जैसे मैंने कहा जर्मनी जो नहीं रहना चाहता था, वो बॉम्बे तो उस समय ऐसी पॉलिटिकल राजधानी नहीं थी, तो न्यूज़ का काम करने के लिए मैं बॉम्बे जाऊँ, उस समय इतने मोबाइल तो थे नहीं ज़्यादा। हाँ जी। सो आई सेड कि सॉरी, मैंने मुर्डोक जी ने कहा मैं थैंक यू उनको भेज देते हैं, लेकिन मैं जो है बॉम्बे तो नहीं आऊँगा, दिल्ली में ही काम करूँगा। सो एक तरह से वो चैप्टर एक तरह रुक गया। आज तक वगैरह ने एक बार ऑफ़र किया कि आप ऐसा करें, टीवी में भी कुछ करते रहेंगे, और हम रेडियो उस समय नया शुरू करने वाले थे, FM वगैरह, FM लाइसेंस। हाँ, तो बहुत मैंने, वो भी जब हिंदुस्तान में एडिटर था तब की बात है, 2000 से पहले, तो मुझे लगा कि अब वापस रेडियो में जाके क्या कर रहे हैं, अखबार आप चला रहे हैं, काम कर रहे हैं। सो दिस काइंड ऑफ रेडियो, टीवी, प्रिंट, ये मेरी चलता रहा एक यात्रा, जिसे कहते हैं कि डूबे 24 घंटे काम करने की जो आदत है वो उससे बनी। सर आपके साथ इंटरेस्टिंग बहुत है कि आप शुरू से ही, मैं तो आपके साथ काम किया हूँ, एंड मुझे शुरू से ही पता है कि आप बहुत फ्री फ्लोइंग बात करते हैं एंड किससे डरते नहीं हैं। आपका रिपोर्टिंग में कभी कोई, या एडिटिंग के टाइम पे भी कभी कोई डर नहीं था। आपने चारा घोटाला, फोर्ट्स काम को आपने एक्सपोज किया, आपने गोविंदाचार्य जब RSS के थे उनका डायरी को उस टाइम लेके, अटल जी का नाम मुखोटा दिया था, उसको आपने बोला, वो भी अटल जी के प्राइम मिनिस्टरशिप के टाइम पे आपने निकाला। प्लस आपने जो ये सारे जो स्कैम्स आपने, अभी तो सर ब्रेकिंग न्यूज़ एक बड़ा नॉर्मल सा हो गया है, कुछ भी चीज़ को ब्रेकिंग न्यूज़ कर दे। उस टाइम पे वो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होता था जिसका वैल्यू बहुत बड़ा होता था। तो जब आप ये सब डिक्लेयर कर रहे थे, सब छापे थे, तो आपके ऊपर बहुत प्रेशर होगा उस टाइम। तो हाउ, मतलब मुझे सर सुनना है कि आप उस टाइम का जो इंटरेस्टिंग आपके साथ हुआ था वो जानना जरूरी है कि आप कैसे इसको हैंडल कर रहे थे, सो दैट जो अभी का जनरेशन है ना, उनको पता चले कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जब होता है कैसे आप कर सकते हो, और आपको कोई प्रेशर भी आता है, बट हाउ यू हैंडल द प्रेशर, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है सर। देखिए उसकी वजह क्या है कि आप अटैचमेंट विद डिटैचमेंट, इसकी एक सिंगल लाइन है। हाँ, आपके साथ संबंध है लेकिन मुझे आपसे दुश्मनी नहीं है। आप यदि कहीं देखिए आपने ये कुर्ता क्यों पहना, लोग कल आपसे कहेंगे कि आप बीजेपी के आदमी है, मैं कहूँगा यार जिसको जो कहना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई कहेगा आप काला, आप प्रोटेस्ट है तो काला पहना है, ज़रूर आप विरोधी कर रहे होंगे, जाके आप मोदी जी के खिलाफ ही सवाल कर रहे होंगे तो मतलब दिस काइंड ऑफ, तो मेरे संबंध चूँकि जिसको कह सकते हैं, मैं कोई मैनेजमेंट के लोग भी मिलते हैं बाद में भी, अभी मैं जिस चैनल के साथ थोड़ा सा मेरा अटैचमेंट है ITV ग्रुप से, तो उनको मैं साफ कहा कि मैं ज़रा बिगड़ा हुआ बच्चा हूँ। बिगड़ा हुआ बच्चा होता है ना, जैसे आपने कहा ना कि भाई वो सुनेंगे नहीं, हाँ। तो हर एक को मैं साफ ये कहता भाई देखिए आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो मैं अपना कमंडल सवाल, मतलब जो भी अपना बिस्तर उठाएगा, एक बिस्तर लेके मैं आया था दिल्ली उज्जैन से, तो मुझे उज्जैन नहीं जाऊँगा, लेकिन हाँ मैं आपका सामान उठा के पटना चला जाऊँगा, जर्मनी चला जाऊँगा, कलकत्ता चला जाऊँगा, जहाँ भी जाना चला जाऊँगा।
आपने मुझे- चंद्रा स्वामी को भी एक्सपोज हाँ, किया था चंद्रा उस स्वामी time वो पे, भी तो मैं सबसे आपसे बड़ा बताऊं। तांत्रिक चंद्रा नहीं, स्वामी चंद्रा था। स्वामी कौन, चंद्रा स्वामी का जो छापा जो मेरी किताबों में भी जिक्र है जिसका, ये जैसे कलम के सरापति हाँ। है या कुछ, इसमें ये है कि वो बड़ी इंटरेस्टिंग इसलिए है कि मैं तो तब संवाददाता था नवभारत टाइम्स में, विषय संवाददाता, अच्छा। और मैंने स्टोरी जब भी किया तो न्यूज़ एडिटर दौड़ दौड़े आए। पहले ज़माने में न्यूज़ एडिटर को होता था भाई यार आलू जी आपने क्या लिख दिया लोग, तो मैंने कहा क्या लिख दिया भाई, ये तो उनके गेस्ट हाउस में ठहरते हैं, अशोक जी के मालिक के गेस्ट हाउस में ठहरते हैं। मैं कहा देखिए मैं कुछ नहीं जानता, मैंने स्टोरी लिखी, माथुर साहब एडिटर है, उनको दिखा देना, मैं तो घर जा रहा हूँ, यदि उनको ठीक लगेगा छापेगी, नहीं तो मुझे कोई स्टोरी से कोई बाहर मेरा कोई पर्सनल एजेंडा तो अशोक जैन या चंद्रा स्वामी पढ़े नहीं, तो माथुर साहब यदि कर देंगे तो छप जाएगी। माथुर साहब पास गए, उसमें फैक्ट्स थे तो छप गई स्टोरी, और भी छपी। बाद में फिर मैं हिंदुस्तान टाइम्स में गया तो वहाँ भी चंद्रा स्वामी के और भी ज़्यादा घोटाले जो भी थे सब छापे। तो क्या है, तो मैं उससे मैंने कहा कि इंदिरा गांधी से मेरी मुलाकात रही, राजीव गांधी से रही, अटल बिहारी वाजपेयी से रही, आरएसएस के गुरु गोलवलकर से, बहुत तब तो बहुत ही कम उम्र थी लेकिन तब भी नमस्कार चमत्कार वो सब इंटरव्यू तो उनके नहीं किए, लेकिन प्रोफेसर रज्जू भैया, राजन सिंह जो थे सरसंघ चालक, सुदर्शन जी थे, तब इतनी सिक्योरिटी नहीं अब कहना चाहिए, या जगजीवन राम से मिले, या डीपी मिश्रा बांग्लादेश का वार में क्या हो रहा था तब वो सब उनसे, ब्रजेश मिश्रा के पिता मतलब। अच्छा। तो उससे आपका जो कॉन्फिडेंस है ना बढ़ता। विद्याचरण शुक्ला, हाँ वो बने IMD मिनिस्टर थे इमरजेंसी में, और बिल्कुल मतलब वो चिट्ठी में जर्मनी गया तो वहाँ से भी उनकी हाथ की चिट्ठियाँ अभी मेरे पास रखी हैं। श्रीकांत वर्मा जो इंदिरा गांधी के स्पीच राइटर थे, या अटल बिहारी वाजपेयी फिरोजशाह रोड पर 1 नंबर में रहते थे, और मैं एक MP थे उस समय सिसोदिया जी, वो 5 विंडसर प्लेस जहाँ महिला प्रेस क्लब है उसमें रहते थे। तो मैं 71 से 70 समझिए, उससे 75 जब तक मेरी शादी 77 तक मैं उसी घर में रहा था। अच्छा। तो शंकर दयाल शर्मा सुबह मॉर्निंग वॉक के निकलते थे तो वो पीछे रहते थे राजस्थान रोड पर होते थे। तो वो भी पुराने मध्य प्रदेश के ही थे, तो वो कहते चलो आलोक, वो जो MP थे वो तो वहाँ रहते नहीं थे ज़्यादा, खाली सेशन के समय आते थे। शंकर दयाल शर्मा हमेशा यहीं रहते थे, तो इंडिया गेट तक वो मुझे टहलाने ले आते थे। तो आप ऐसे लोगों के संपर्क में रहें, सुबह उठे चाय पीना है तो अटल जी के यहाँ जाके चाय पी ली, क्योंकि वहीं दफ्तर मंडी हाउस में होता है तब हिंदुस्तान समाचार का, आज जहाँ दूरदर्शन है वहाँ हिंदुस्तान समाचार का ऑफिस था हमारे ज़माने में, बिफोर इमरजेंसी। अच्छा 77। तो अटल जी वहाँ पास में रह रहे हैं, तो सुबह गए तो कहा कि कुछ गपशप BJP की मालूम पड़ जाएगी, पार्लियामेंट पीछे है, तो वहाँ से उस जगह रहने का मुझे था कि मैं पैदल ही, चूँकि पैसा 200-250 रुपये मिलता था तो उसमें कितना कोई गाड़ी, हाँ शौक़ होता था कि हाँ विजय कुमार मल्होत्रा की चाय इससे नहीं पियेंगे, अशोका में खुद जाके चाय पीना, 10 रुपये की चाय मिलती तब। तो वो भी एक स्वाभिमान अपना जागा था कि हम इनसे नहीं लेंगे, किसी नेता से चाय भी नहीं पीना है। यूँ कभी कभी कोई वैसे पी लेगी, लगे कि साला चाय पीने आया है, खाने आया है, तो वहाँ नहीं खाना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। तो ये जो आपने कहा ना कॉन्फिडेंस, यदि आप ऐसे नेताओं के संपर्क में हो तो उनकी कमियाँ भी, अच्छा उनको यदि मालूम है कि भाई आप जो छाप रहे हैं तथ्यात्मक है, तो वो आपको कुछ ज़्यादा कुछ कह नहीं पाएंगे। पर सर उस टाइम ऐसा होता था कि आपको जो प्रमोटर्स हैं उनके तरफ से भी तो दबाव होता होगा कि नहीं इसको नहीं छापना है, जब मैं एडिटर नहीं था तब तो मतलब एडिटर जाने राजेंद्र माथुर, हाँ, या मनोज श्याम जोशी है ना, तो वो हमें कहते थे छाप रहे हैं, तो मैं कभी मेरे को ज़्यादा प्रेशर नहीं आया, उन्होंने पूरी छूट दी। कई ऐसी कांडो, अर्जुन सिंह और माथुर साहब के घर भी आते थे, मैं भी उनको राज्य मंत्री तब प्रदेश में राज्य मंत्री थे तब जानता था, तो उनसे मिलता भी था, और उनके बारे में कैरवा डैम, ये स्टोरी तो आपने ये कही बड़ी भयानक थी वो, जिसमें वो गवर्नर थे यहाँ, और जो उनका कैरवा महल जो घर बना था, तो उस पर उसको एक्सपोज करते हुए दोहाटा जो पहले पेज पर खबर छापी। तो क्या होता था कि प्रेशर, मेरा ये कहना है कि या तो भाई उनसे हो, या हिंदुस्तान टाइम्स में आए तो सिंधिया जी का पहले पेज पर पहले छपता था मेरे जाने से पहले। सिंधिया जी से मेरा परिचय था, राव के बाद कौन एक किताब मैंने लिखी, उसमें भी उनका था कि वो प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। तो मैंने चीफ साहब न्यूज़ एडिटर से कहा कि भाई किसने कहा कि सिंधिया जी की हर खबर पहले पेज पर ही जाएगी और सेकंड लीड जाएगी, रोक दिया। बिरला जी के जन्मदिन पर लेख छपता था हर बार मेरे जाने से पहले। अच्छा, वो मैंने कहा कि भाई ये मालिक का एक बार छपता है हर जन्मदिन पर, इन्हीं का क्या छपेगा, ये तो अच्छा नहीं है। वो हम माथुर साहब स्कूल के थे, तो आप तो कह रहे मालिक का दबाव, हमने मालिक का वो लेख छपना रोक दिया। और शोभना भट्टे से कहा कि हमारे हिसाब से इसको और कहीं छपवा देते हैं, लेकिन बाबू का हर बार यहाँ छपना, लिखते थे जयपुर में एक भंवर सुराना, पता नहीं अब शायद नहीं रहे वो, लेकिन वो हर बार लिखते, चूँकि राजस्थान से वो जानते थे, तो एक ट्रेडिशन, पुरानी ट्रेडिशन अखबार में होता था, चलता था, प्रधानमंत्री की चमचागिरी छाप दो, मतलब जो मैं कह रहा हूँ कि वो होता है भाई मालिक है तो उनकी खुशामद। हम कहते थे बिरला जी ने नहीं कहा ना कि मेरे जन्मदिन में छापो,
या सिंधिया ने नहीं कहा कि हर खबर मेरी पहले जब वो। हाँ। तो क्या है, मालिक के प्रेशर को आप भाई, हम ये तो नहीं कह रहे चीनी मिल के खिलाफ छाप दें, हाँ जी। या कोई टाइम्स ऑफ इंडिया इंटरेस्ट है, या जैसे वहाँ थे पटना में एडिटर और चारा कांड छापा 90 में, जब शुरुआती लालू यादव आए थे। इससे पहले भागवत चाचा चीफ मिनिस्टर, जिनको मैं दिल्ली से जानता था, एक बार वो रात को आए, कभी ऐसा नहीं कि हमेशा आते हो, लेकिन एक बार उन्होंने कहा वो कविता लिखते थे, तो आए और रात को उन्होंने कहा खाना भी खाएंगे, तो मैं एक फ्लैट में रहता था नर्मदा अपार्टमेंट में, आए अपना खाना वाना खाया और कविता 11 बजे तक सुनाते रहे। 8 साढ़े 8 बजे बाद आए होंगे। सुबह 8 कॉलम में उनके चीफ सेक्रेटरी श्री पाठक थे, कोई पूरा नाम मुझे इस नहीं आता, पूरी 8 कॉलम में फ्रंट टॉप पर, जो आप तो अखबार के आदमी हैं, वो छपा हुआ था। उनका फ़ोन आया 7 बजे, यार तुम रात को मैं तुम्हारे साथ खाना खाना था और ये छापा है। मेरे कहा भाई आप खाना खा रहे थे, मैं आपको कहता कि पाठक जी की स्टोरी छप रही है, तो आप कहते यार मेरे साथ क्या कर रहे हो, जा रहा हूँ फिर अभी। मेरे कहा आपसे अलग बात है, आपका उसमें क्या है, वो पाठक इतनी गड़बड़, उनका परिवार कुछ गड़बड़, नेपाल में जाके कुछ कराया है, तो अब उसमें क्या है, उनसे कहिए डिराइवल कुछ हो तो भेज दे, या उनका पक्ष भेज रहा हो भेज दे। वो तो हमने पूछा था, लेकिन उसको कुछ जवाब ही नहीं, चूँकि हम आप तथ्य थे। तो आप यदि किसी तथ्य के साथ, अच्छा इतना इंटरेस्ट था जैन्स का भी बिहार में, चूँकि उनकी शुगर इंडस्ट्रीज़ पहले थी, सुतास जैन मंदिर के भी उनके कुछ इशू बने हुए थे, लेकिन तब भी ऐसे प्रेशर उस तरह से डायरेक्ट, मुझे वो जानते थे कि भाई इनको कर रहे तो राज माथुर समय थे, भाई मैं तो माथुर साहब को जानता हूँ। तो आप यदि प्रेशर को महसूस करें, देखिए आप कितनी धूप में अपनी चल कर के आप लोग 5 किलोमीटर चले जाए, तो आप यदि उस कह सकते मैं चल सकता हूँ, देवू जी हम तो उड़ीसा के रहे हैं, मैं कहूँगा मैं गाँव से रहा हूँ, चलिए हम चलते हैं, इफ़ यू आर रेडी। वरना आप जाते, मैं कहूँगा अरे नहीं, बेसी के बिना तो आलोक जी तो रह ही नहीं सकते हैं, एडिटर रहे हैं, इतने साल से काम कर रहे हैं, बड़े उम्र बड़ी हो गई है, नहीं चल पाएंगे। सो आइदर यू अंदर से आपको महसूस हो। हाँ जी। तो दबाव जो है, ऐसे कई जगह बने इस तरह के जो लोग थे, तो या तो ऊपर वाले, या जब उनको लगता था कि भाई इसके बाद जो है इसके वजह हमें दूसरे को लाने पड़े, नॉट मेरे ऊपर दबाव नहीं, मालिकों पर यदि सरकार का कोई दबाव ऐसा आया कि हम दूसरा एडिटर ले आए, हाँ जी। इनसे न कहें कि आप हट जाओ, अच्छा। तो उस पर फिर क्या होता है कि तो नई दुनिया में आप चलिए, आप वहाँ थे, एक बार ऐसा हुआ कि मार्केटिंग के आपके जो वहाँ के थे, फ़ोन आया, बम्बई में थे ना मुखर्जी एडिटर्स क्या थे, हाँ चटर्जी, उनको फ़ोन आया कि साहब ये अपना कोई बिल्डर थे, उनकी स्टोरी जा रही थी, और तो ये स्टोरी जा रही है, उनका 10 लाख का विज्ञापन आता है, ये और इसको रोक दीजिए। रात को 9-10 बजे की बात, 9-10 बजे रात की समय की बात है, मैं घर आ रहा था उस समय। सो मैंने कहा कि ऐसा है कि स्टोरी तो जा रही है, चूँकि वो कई दिन से चल रही थी और पूरा काम किया गया 2-3 हफ्ते से, तो स्टोरी तो छपेगी, और नहीं कैसे होगा, रोक दीजिए, नहीं तो बड़ा गड़बड़ होगा, रेगुलर हमारा एडवर्टाइज़र है। तो मैंने कहा देखिए ऐसा है कि विनय से कहीं आज स्टोरी छप जाएगी, कल एक नया एडिटर वो ढूंढ लेंगे, और कल से दूसरा एडिटर आ जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं, आज तो छप गया, वो अखबार चला गया है। फिर मालिक का फ़ोन आया, मैंने से लाने का, क्या लो भैया कुछ हो सकता है। मैंने कहा देखिए यार, ही हो सकता है, इतना हो सकता है कि आपको यदि इंदौर में भी कुछ इंटरेस्ट है उनसे, रियल इस्टेट में कुछ उनका भी बिजनेस होगा, तो हमने कहा आप वहाँ चाहे नहीं छापेंगे, तो मैं कहूँगा कि मुझे तो मालूम नहीं पड़ा रात को वहाँ छपा कि नहीं छपा, बट दिल्ली में जहाँ उनका मेन ऑफिस है वहाँ छप रहा है, क्योंकि मेरे रिपोर्टर को तो लगेगा आलोक मेहता ने कुछ खा लिया होगा। हाँ। तो ऐसे कई इंसिडेंट हैं जब कोई दबाव मालिक पर आ सकता है, और मुझे मालूम है कि ऐसे 1-2 दबाव जहाँ आए, वहाँ मुझे कहा गया कि आप बने रहिए। दूसरा एडिटर जो हमारे, जिसको कहता है कि संवाददाता के लिए मेरे पास इंटरव्यू देने 45 मिनट आए, अब इनको एडिटर हम बना दिया है, मैं कहीं विदेश में था, आप बने रहिएगा। वो कुछ भी पद हो सकता है ना, एडिटर एट लार्ज, फलाना एडवाइज़र, ये वो। सो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, कोई भी एडिटर हो तो मालिक की इच्छा है ना भाई। मेरी एक ही धारणा है कि मेरे पास पैसा नहीं, मैं खुद अखबार या चैनल तो नहीं चला सकता, जो चला रहा है उसका ध्यान है। मैं यूनियनबाजी का भी इसलिए खिलाफ हूँ कि यूनियन वाले कोई अखबार तो नहीं चला पाता, अखबार बंद हो गए, रवाटा इसके 5 एडिशन बंद हो गए, जहाँ जहाँ ऐसे अखबार चले बंद हो गए, अंबानी के अखबार बंद हो गए। तो जब यूनियनबाजी होगी या सरकार से डरना, वो बंद कर देगा, हमारा पैसा नहीं है, हम दूसरा रास्ता अपना लेंगे। तो ऐसी स्थिति में मैं कुछ महीने रहा, बल्कि वो उनको बड़ा एम्ब्रेसिंग होता था, जो आदमी आपसे रिपोर्टर की नौकरी मांगने आया, वो जो एडिटर हो गया, तो मैं कहता था ठीक है मीटिंग कर रहे हैं, पर बैठते हैं साथ, और लोगों के बीच में भी। तो लेकिन धीरे धीरे उनकी एम्ब्रेसिंग हुई, और मुझे ये भी नहीं लगा मैं उनके खिलाफ जा रहा हूँ। मुझे दूसरे कारण मालूम था कि उन पर सरकार का बहुत प्रेशर था, मुझे हटाने के लिए नहीं था, उन और कारणों से उनकी कंपनियों पर छापे या मतलब संकट लीगल ऐसे आने वाले थे जिससे वो जेल जा सकते थे। अर्जुन सिंह जी के ज़माने में मध्य प्रदेश में डम डम डिगा डिगा, तूतुल में आया, चांदी का जूता, इन अखबारों को ज़मीनें मिली। अच्छा। खाली भास्कर नई दुनिया को नहीं मिली,
अच्छा, ऐसे तो लेना आप चाहें तो देर इज़ नो ले एंड। सकते हैं, कुछ उसका तो कोई ये नहीं है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मतलब जो लोग स्टिंगर थे कभी हमारे अखबार, हिंदी अखबार में, वो दौड़ करके आते थे कि भाई साहब हमारा ध्यान रखिएगा, हम मेरठ में या वहाँ पर अलीगढ़ में कहाँ संवाददाता हैं। उनके पास इस समय 5-10 हज़ार करोड़ रुपया है। अच्छा, आप मेरे अंदाज को लगा सकते हैं कि वो प्रायोरिटी है, तो मुझे कोई बात ही नहीं है। कभी भाई हमने उनको जॉब आप तो नहीं दिया, वो धंधा करके मेरठ से नहीं जा करके आज 5,000 करोड़ का भी आसामी हो गए, अपना चैनल हो गया उनका, जो करने का काम किया, राजनीति में चले गए। तो वो उनकी प्राथमिकता जीवन की है। मैं उनसे किसी के प्रति मेरी दुर्भावना इसलिए नहीं होती कि मालिक की अपनी प्राथमिकता पैसा बनाना है। बिरला जी ये जरूर कहते थे, आलोक बस ये ध्यान रखो, उनसे मैंने उनसे या किसी भी कोई अखबार बंद नहीं होना चाहिए। या राज माथुर ने क्या सिखाया, भाई जो पटना में है वो वहाँ सीमा आपको इतनी तनख्वाह मिलेगी, आपके स्टाफ को इतनी मिलेगी। आउटलुक में गए, उन्होंने कहा इतने खर्च पे हमें चलाना, मैं बजट पहले साइन करा देता था। हिंदुस्तान टाइम्स में भी एडिटर होकर गया हिंदुस्तान में, तो मैंने नरेश मोहन तो हमारे, जबकि वो एग्जीक्यूटिव मतलब ही वाज मैंने ऑलमोस्ट सेक्रेटरी पद था, नहीं अच्छा, उस एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट नहीं, जब मैं शुरू के फेज में शुरू की साप्ताहिक बात के कर समय रहे में, हैं, हाँ, तो ही वाज असिस्टेंट टू दी जनरल मैनेजर, तब अच्छा। जनरल मैनेजर होते थे। ओके, तो तब से मैं उनको जानता था, लेकिन उसके बाद भी मैंने कहा भाई ऐसा है कि मुझे समीर जैन का अनुभव है, तो उसमें यही रखना चाहिए कि पहले से अप्रूव करा लीजिए। तो मनोज श्याम जोशी जो मेरे एडिटर रहे, उनके एडिटर रहे, जो बिरला जी को भी ज्योतिष दिखाते थे, तो मैंने प्रपोज़ किया था कि उनको 1500 रुपये देंगे। तो नरेश मोहन ने कहा कि नहीं, इनको 1250 ही दिया जाएगा। ठीक है, तय हो गया ना, फिर 1250 से कम नहीं होगा। तो पहले कागज़ पर ले लीजिए कि ये करना है, किसी को रखना है तो वो हमें छूट है। अटल बिहारी वाजपेयी की सिफारिश पर भी मेरे, जिस आदमी ने मेरे साथ काम किया था, लेकिन वो क्लर्क था, बाद में सीधे उसको लगा कि विशेष वादा बना देंगे हिंदुस्तान में। बिरला जी की चिट्ठी आई, मैनेजमेंट का आया, तो मैंने कहा भाई ये सब एडिटर की पोस्ट, उनका टेस्ट लिया गया, न्यूज़ एडिटर से कहा टेस्ट ले लो, काम मेरे साथ किया, लेकिन मैं जानता हूँ कि बहुत कोई ऐसा अच्छा लिखना नहीं जानता, तो विशेष वादा तो बना ही सकते हैं। तो हमने उसको सब एडिटर ही बनाया, बल्कि पहले तो नहीं आ रहा था, तो बालजी उसको समझ में आया कि कोई सुनेगा नहीं। ऐसे ही नवभारत टाइम्स में अशोक जैन, समीर जैन, राजेंद्र माथुर, एसपी सिंह, क्योंकि दिनकर के ही परिवार के एक सदस्य का, दिनकर जो बहुत बड़े हाँ कवि, जी, हाँ जी, कभी उनके परिवार का पोता होता था, तो वो इसको रख लीजिए। सो मैंने कहा देखिए, इसका पत्रकारिता से कोई, इसको कुछ भी नहीं आता है, तो इसको हम यहाँ, हमारे यहाँ पोस्ट कम है, 30 आदमी का स्टाफ है, हम एक्स्ट्रा इसके ऊपर बोझ नहीं रख सकते, इसको आप डायरेक्टर बना दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। माथुर साहब को लिखा, मतलब कि आप इसको वो बड़ा से बड़ा पद मैनेजमेंट में दिला दें और कहीं रखवा दें, पीआर के लिए रख दें। मेरे हाथ से मैं ये तो नहीं लिख करके दूंगा कि इनको यहाँ संवाददाता बना दें या सब एडिटर बना दें। तो थोड़ा रजिस्टर आपको अपने, जो जैसे माथुर साहब तो मेरे पिता तुल्य रहे, आज भी मैं उनको उसी तरह मानता हूँ, या अशोक जैन या रमेश जी यदि कहें तो पारिवारिक, जिसे उन्होंने मुझे बड़ा हमेशा प्रोत्साहित किया, बिरला जी ने किया, तो मुझे उनकी अवमानना नहीं थी। हाँ जी, कभी बिरला जी, फ्रेशर की बात छोड़िए, खबर कैसे छपे, कहना थोड़ा अजीब लगेगा, हो सकता है किसी को लगे, लेकिन बिरला जी का फ़ोन कलकत्ता ज़्यादा रहते थे, आलोक इस खबर को जरा देखना, ऐसे है होगा, लेकिन शोभना को नहीं बताना है। पर शोभना जी फ़ोन करेंगी, कहेंगी इस खबर को ऐसे लीजिए। तो यू हैव टू बैलेंस। ऐसे समीर जैन, अशोक जैन, 2 पीढ़ी, हाँ जी, अभय छजलानी, विनय छजलानी, जनरेशन का तो जनरेशन 2-3 जनरेशन के साथ भी मेरा वास्ता रहा। का- जैसे नेता में इंदिरा जी से रहा, तो राजीव संजय को भी मैंने कवि स्टोरी छापी उस जमाने में, संजय का अभ्युदय। राजीव गांधी जब मतलब नहीं आए थे, उन्होंने बल्कि मुझे ऑफ़र किया था कि आप, जब मैं जर्मनी से आया तो उनका था कि एक मीडिया हाउस खड़ा किया जाए, जो जिसमें एजेंसी भी होगी, क्योंकि आपको एजेंसी का अनुभव है, रेडियो का अनुभव है, थोड़ा टीवी का भी है, और अखबार भी निकाल देंगे जो शहराल से अलग होगा। लेकिन मुझे लगा कि ये खाली योजना बात कर रहे हैं, और तब तो एमपी थे साधारण, किसी ने मिलवाया था, काफ़ी लंबी 2-3 मीटिंग भी हुई, फिर हुआ कि मैं, तब तक मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया से ऑफर था, तो मैं वहीं ज्वाइन कर लिया नवभारत टाइम्स में। तो मेरा कहना है कि आप किसको प्रलोभन में नहीं हो, आपकी कोई बहुत बड़ी आकांक्षा ना हो, और आपके मन में ये हो कि मैं तो काम, जैसे आज भी मैं सीखता हूँ। हाँ जी, मैंने आपकी जो डिजिटल के बच्ची बैठी हुई है, तो मैं तो कहूँगा इनसे भी मैं सीख सकता हूँ। सीखने को भी बहुत कुछ है। जीवन भर आदमी सीखता है। जर्नलिज्म का एक सिद्धांत यही है कि आप सीखें और दूसरों को कमियाँ हो। आपने देखा हो, आप अशोक कंकर को जानते थे, अजय को, या हिंदुस्तान में एडिटर था मैं एक बार लिखता हूँ, फिर कहता हूँ दूसरा सहयोगी देखेगा, उसके बाद उसको कोई ऐसी चीज़ लगे कि हाँ। और ये चीज़ मैंने किससे सीखी, राजेंद्र माथुर अज्ञेय जी के साथ मैंने काम नहीं किया, लेकिन देश के मैंने मनोज श्याम जोशी भी उनको अपना गुरु ही मानते थे। अच्छा,
और उनको भी मैं हिंदुस्तान में रहते हुए मैं साप्ताहिक हिंदुस्तान के समय अंग्रेज जी के लिए जो ज़रूरत थी तो कुछ जोशी ने कहा लिख दो भाई, वो अभी एडिटर बन गए डेली अखबार के, तो कुछ कर दो उनके लिए। रविवार के लिए भी एसपी सिंह के लिए कह दिया कि उनको भी कुछ दे दो, तुम्हारे पास तो एक्स्ट्रा बहुत रहता है, मैंने वरना तो एडिटर कहता है ना दूसरी जगह मत देना, कॉम्पिटिटर को नहीं देना। लेकिन उनसे तो अंग्रेज जी संबंध थे, अंग्रेज जी जर्मनी मेरे घर है, और रेडियो में मैंने उनसे कहा कि एक टॉक लिख दीजिए तो पैसा 200-250 उस समय यूरो मिल जाएगा। तो फिर वो कॉपी दे के उन्होंने कहा देखिए कुछ ठीक है, आपको कहीं लगे तो कम कर दें। मैंने कहा अरे आप जो बोलिए आपको कौन रोक सकता, जो दादा जिसके पितामह भारतीय साहित्य और पत्रकारिता के। तो क्या है उनसे मैंने सीखा कि आपका सहयोगी यदि कहे कि देखिए ये भुवनेश्वर नहीं, ये यहाँ पर ये कटक होना चाहिए, आपको गलती से आपको वहाँ का ध्यान रह गया होगा या उड़ीसा का, हमें ऐसे उसको लिखा जाए तो उसमें क्या बुरी बात है। मैं गॉडफादर मतलब जैसे होता है ना कि मैं ही सब कुछ मैं जानता हूँ, ऐसा नहीं है। आपका सहयोगी, आपका स्टिंगर, आप तो मार्केटिंग के आदमी रहे हैं। पटना में हमने हॉकर का सबसे पहले शुरू किया था कि हॉकर को 20 रुपया देंगे अच्छी खबर, चूँकि तब तो कोई कम्युनिकेशन नहीं था, टेलीफोन ही मुश्किल से मिलते थे। तो वो 88 से 91 नहीं, स्टिंगर भी नहीं, कोई खबर तुमको लग जाए तो तुम्हें भेज दो, 20 रुपया देंगे। अच्छा, फैक्चुअल चेक करा लेंगे। हाँ, उस समय उसको स्टिंगर नहीं बनाया, खाली ये कहा कि भाई जो खबर बांटने गया तो उसको दरभंगा के पास के गांव में एक खबर अच्छी मिल गई जो हमको मिल गई, क्योंकि उस समय कम्युनिकेशन, आज कम्युनिकेशन है, आज कोई ज़रूरत नहीं है शायद, लेकिन उनको भी तो मेरे पास जो निर्मल सिंह जो वहाँ के थे, आप जानते हैं उसको, तो कई बार वो अपने 5 लोग लेकर के सुबह 6 बजे घर आ जाते थे, समझते थे कि कॉफ़ी आज अच्छी हो गई, ये हो गया, बढ़ा दो, मैं उनको कहता कॉफ़ी बढ़ा दीजिए। तो उनके साथ भी तालमेल, एक मानवीय संबंध ज़मीनी भी हो और टॉप के प्राइम मिनिस्टर से भी हो, और प्राइम मिनिस्टर के प्रति दुर्भावना नहीं है। मनमोहन सिंह जी ने पद्मश्री दिया और आप नई दुनिया में रहे, हमने सीरीज छापी थी कि हाउ अनिल अंबानी हर बुधवार को आते हैं, और 2G के इसमें विवादों में थे वो, तो ऐसा तो नहीं मनमोहन सिंह लड़ाई थी, मनमोहन सिंह के कई फोटो आपको मेरी वेबसाइट पे मिलेंगे। बिल्कुल। जो और कितनी बार एडिटर्स गिल्ड के अध्यक्ष के नाते भी, अटल जी के साथ भी, अटल जी के साथ खाना खाते हुए मुखौटा छापा मैंने, अडवाणी जी के साथ पारिवारिक किसी कार्यक्रम में भी सब आए। अच्छा, उन सब ने अपने को, भैरव सिंह शेखावत जी से भी इतने संबंध थे, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में उनकी कुछ गड़बड़ियाँ सामने आई तो हमने वो भी छाप दिया, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आपके संबंध, व्यक्तिगत संबंध अपनी जगह है। जब डॉक्टर होता है या जज होता है वो ये नहीं देखता है, या तो जज कहे मैं हट जाऊँ इस पोस्ट से और तब मैं इनका पक्ष लूँगा, वकील बन जाऊँ इनका, लेकिन यदि आप डॉक्टर हैं और बहन का भी ऑपरेशन करना है तो आप ये तो नहीं कहेंगे खून नहीं बहेगा, खून तो बहता है। आपको अटैचमेंट भी डिटैचमेंट होना है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि आपने अपने परिवार के फलाने आदमी को रखवा दिया, किसी रिश्तेदार को रखवा दिया, किसी अपने जाति वाले को रखवा दिया। ऐतिहासिक कुछ कहते हैं, मेहता होने का ये भी फ़ायदा है। हाँ। कई लोग मुझे बिहार में पूछते हैं आप कौन है, मैंने कहा आप जो समझ ले, वहाँ जातिवाद बहुत ज़्यादा है ना, आप जो समझ ले। बिल्कुल। तो कुछ ऐसे मालिक थे जो जैनी हैं, तो लोग मेहता जैनी भी होते हैं। हाँ जी। मेहता गुजराती भी होते हैं, ब्राह्मण। मेहता जो है वो पंजाबी भी होते हैं। तो जब आउटलुक में थे तो कई लोग ये समझते थे कि विनोद मेहता बड़ा भाई है, आलोक मेहता छोटा भाई, हिंदी का मालिक संपादक भी है, और दोनों ही मालिक थे। तो मेहता होने, तो मेरा मतलब मैं जाति में विश्वास नहीं करता, मैं कहता जो मुझे अपना मान ले या जो दुश्मन मान ले तो भाई मरवा देना यार, क्या करेंगे। कई बार धमकी ऐसी आती थी वहाँ भी पटना में या कहीं कि आपने छापा आपको मार देगा। तो सर चारा घोटाला के टाइम पे जब आपने छापा था तो इसका तो कुछ हुआ होगा रिएक्शन? हाँ नहीं, पटना जैसे जगह पे तो बहुत बड़ा जुलूस निकला हमारे खिलाफ। टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे प्रेस पर आग लगाई, लेकिन यू सरप्राइज अगले दिन के अखबार में भी यदि कोई पुरानी फाइल कहीं वहाँ पड़ी हो, मैं तो रखी भी नहीं, चुकी ऐसा 4-6 लाइन हमने छोटी खबर छापी कि हम प्रेस पर रुक किया। हाँ, वो लालू यादव हमें दफ्तर आए, ड्रामा तो उन्होंने यही किया कि आप प्रेस कहाँ थी, चूँकि प्रेस वो वहाँ नहीं है, आप तो गए हैं चेंज हो गया है। तो वो चेंज मैंने दूसरी तरफ थी ना, पहले जहाँ एडिटोरियल ऑफिस था उससे 5 किलोमीटर दूर था, तो मैं तो वो जगह मालूम नहीं थी हमें। मैंने कहा देखिए आपका कलेक्टर साथ बैठा है, वो कह रहा आपके लोगों ने किया, चलिए अब आप आए चाय पीजिए, कुछ मिठाई मंगाए आपके लिए, रसगुल्ला पास की दुकान है, तो नहीं चाय पिलाई उनको। तो एक होता है कि आपके लोगों ने हमला कर दिया, ये कर दिया। किसी एक ऐसा उनके ही समर्थक थे पार्टी के, उससे पहले की बात है, ज़्यादा से भी आसपास पहले, किसी को डिसमिस कर दिया हमने सीधे, क्योंकि वो बहुत कुछ गड़बड़ धंधा करता था और पार्टीजन टाइप आदमी था। तो फिर नीतीश कुमार, लालू सब ने विरोध में धरने वाले रख दिए। अच्छा। तो मेरा ये कहना है कि लालू से मैंने कहा ना, लालू जी का भी उस पर ऐसे संवाददाता थे, उनसे इंटरव्यू करते थे, बात करते थे, तो मैंने कहा आपका इंटरव्यू छापेंगे। और स्टोरी उसके बाद उदय कुमार ने, दिवाकर ने, उन लोगों से फॉलोअप भी कराया चारा का। जब तक मैं वहाँ रहा लालू भी छपते रहे मुख्यमंत्री के तौर पर। आज भी कहीं मिलते हैं तो वो नहीं लगेगा आलोक भाई, मतलब उनको अंदाज होगा कि दुश्मन नहीं। पहले बल्कि उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जो संडे मेल, जो नंदन जी जिसके एडिटर थे,
हमारे बड़े भाई और जहाँ मैंने काम भी किया, अब वो इतना तो पूरा इंटरव्यू देखता नहीं है, उसमें लिख भी दिया कि ये ऊंची जाति का है इसलिए इसने हमारे खिलाफ छाप दिया। तो अब उसको कोई बायस कह ले या ये कोई कि आप ये मुस्लिम का इसलिए छापा कि आपको कोई संबंध किसी से है, वो बहन मानते हैं, जर्मनी में कोई उर्दू के डिपार्टमेंट के कोई हैं, तो ऐसे किसी को कोई जाति धर्म के आधार पर नहीं है, बायस नहीं है, तो आप खतरे उठा सकते हैं। चाहे चंद्रा स्वामी हो, एक बार तो मुझे जब समाता था तो ये तक कहा गया है खबर छपने पर कि मतलब वो अब तो काफ़ी प्रभावशाली, वो तो अब रहे भी नहीं है, लेकिन ये कहलाया कि भाई उसको बता देता ट्रक से कुचल देंगे। हाँ, तो मैंने कहा कि अरे ठीक है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, जो कुछ वैसे एक्सीडेंट होगा तो कुचल जी सकता है, तो उससे क्या करेंगे। बड़े बड़े लोग मारे जाते हैं। तो याद है जो जैसे इंदिरा गांधी रिस्क लिया, राजीव गांधी रिस्क लिया, राजनीति में हो या डॉक्टर हो, उसको भी हार्ट अटैक हो सकता है, हाँ या उसकी हाथ से गलती भी हो सकती है। तो ये खतरे तो पत्रकारिता में हैं। मेरे पास इतने आउटलुक में आप ये करें, सबसे बड़े प्रेशर उस तरह के आए। अजीत जोगी वाला जो परिवार है, अच्छा, तो उसके बेटा आउटलुक में आया एक स्टोरी, हमने राजेश सिरोठिया, आप नाम जानते हैं, भोपाल के थे, अब तो अखबार निकालते हैं। हाँ। तो मैंने ही तब मध्य प्रदेश एक था, तो मैंने कहा छत्तीसगढ़ से स्टोरी करके लाना है। तो गया और डिटेल्स निकालनी थी, स्टोरी हमें मालूम थी डिटेल डॉक्यूमेंट के साथ सब। तो अमित जोगी हमारे दफ्तर आया और थोड़ा सा किसी परिचित के साथ, यहाँ के कांग्रेसी नेता के साथ, और कहने लगा कि ये छप गया, रिपोर्टर जो है 10 लाख रुपए मांग। अच्छा, मुझे बड़ा गुस्सा आ गया, क्योंकि खबर तो मैंने ही करने को दी थी, बल्कि डिटेल्स मैंने दी थी, अब उससे कह रहे हो पैसे मांग रहा था इसलिए खबर। सो मैंने कहा गेट आउट, मैं डिफेमेशन आप पर करूँगा। हैं, बिल्कुल बाहर नहीं गया। मैं तो अमेरिकन सिटीजन हूँ, आप मेरा बिगाड़ सकते। मैंने कहा बिगाड़ नहीं सकते, आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं, आप जाइए आउटलुक दफ्तर से, बिल्कुल धक्के देकर निकाल दूंगा। अभी जो साथ आए उससे कहा इनको ले जाओ, नहीं तो मैं धक्का अभी बुलाता हूँ, सिक्योरिटी को बाहर भेज दूँगा। एंड ही वॉज द चीफ मिनिस्टर इज फादर। जबकि अजीत जोगी से वो कलेक्टर थे, तब से मुझे जानते थे, बाद में भी वो मिले, पहले भी मिलते थे। लेकिन मेरा मतलब कि कोई गलत काम है, फिर नई दुनिया में उन्होंने एक नोटिस भेजा, जब हमने छापा प्रेमचंद दास मुंशी की मृत्यु में कैसे अमित जोगी ने व्यवहार ख़राब किया था, तो उन्होंने एक नोटिस भेजा लीगल। सो मैंने उनके जो मित्र लोग थे राजनीति में, उनको कहा कि ऐसा है कि मैं एक सीरीज़ छापूंगा अमित जोगी पर। नोटिस तो आ गया है, उसका जवाब तो देना नहीं है, एक सीरीज़ पूरी लगातार छपेगी, जो रायपुर भोपाल सब जगह छपेगी। और 2 दिन बाद फ़ोन आया, ये तो भाई जो आपको चाचा जी कहता है, अंकल कहता है, माफ़ कर दीजिए, नोटिस को वापस कर दीजिए। तो क्या है, या तो आप हिम्मत रखें भैया जो करना है तो कर लो। तो रामदेव ने केस किया, कभी ये जो आपका एक्सप्रेस वे वाली खबर छपी, ये जो ताज एक्सप्रेस वे पर मायावती के घोटाले। मायावती जी ने तो हिंदुस्तान में कहा, एक रिपोर्टर को ताज भाई ने स्टोरी की थी सबसे पहले कार्ड 95 जब वो सत्ता में आई। तो शुभ्रा ने कहा भाई कौन आदमी है इसने किया, वो तो मायावती कह रही इनको निकाल दीजिए। मैंने कहा नहीं, वो तो स्टोरी किया, डॉक्यूमेंट हमारे पास है, वो खंडन भेजेंगे तो छापेंगे, तो खंडन तो है ही नहीं, चूँकि डॉक्यूमेंट ही है, हम तो जवाब और छाप देंगे। तो क्या है, आइदर यू हैव टू टेक स्टैंड विदाउट बायस, मतलब विथ ऑल रेस्पेक्ट्स विथ एनीबडी। और मतलब कोई मुलायम सिंह हो, मायावती हो, मोदी जी आज भी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप उनसे पहले भी हम जानते थे, आज भी जानते हैं, उनकी किताब, हमारी किताबों भूमिका भी लिखी है उन्होंने, तो ना उनसे मोह माया वाली बात है, उनको मालूम भाई ये तो जो इनको ठीक लगा वही कहेंगे, वही बोलेंगे। यदि अच्छा हमें जो चीज़ कांग्रेस की ठीक लगती थी तब हम कहते थे इन्होंने कुछ ठीक है, ये चीज़ यदि इनकी बीजेपी की यदि ठीक है तो वो भी अच्छी है। समाजवादी में कुछ अच्छे काम यदि हो रहे हैं तो वो भी ठीक है। कोई लेफ्ट लोग, कई लोग हमारे पास सब आते थे, सीताराम येचुरी वगैरह सब, उनके कॉलम छापते थे। तो मेरा मतलब कि ये नहीं है कि आपके प्रति बायस है, ये ओपन आप जब रखेंगे यही जर्नलिज्म है। सर अभी ना आपका भी रिसेंटली रिलीज बुक जो है पावर, प्रेस एंड पॉलिटिक्स, ये जो किताब अभी आप, मैंने पता नहीं, मैंने आपको कहा था कि आप, मैंने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, पढ़ लिया? अच्छा, थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, अभी मैंने पूरा वही पहले हिंदी में आई थी, मैंने सोचा इंग्लिश में भी आना चाहिए। तो दिस कंप्लीटली ड्वेल्स विथ जो इंडियन मीडिया का जो इवोल्यूशन हुआ है उसके ऊपर, एंड आपने देखा हुआ है सब कुछ। तो आपको क्या लगता है कि जो मीडिया में, जैसे पहले ना मैं भी काम किया हूँ आपके साथ जी, और बाकी सारे मीडिया हाउस के साथ मैंने काम किया है, तो हमारे जैसे हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया या कोई भी दैनिक भास्कर, गुजरात समाचार हो गया, या दैनिक भास्कर इधर आपका राजस्थान पत्रिका, इसके बीच में कंपटीशन मार्केटिंग में होता था। बट आज मैं देखता हूँ मीडिया के लोग, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, खास करके मीडिया के लोग मीडिया को ब्लेम कर रहे हैं कि आप गोदी मीडिया हो या पेड मीडिया हो, जो पहले नहीं था।
तो आपने ये चीज़ बहुत अच्छे से देखा है, and आपके किताब में भी आप इसके ऊपर लिखे हैं, तो इसके ऊपर आपको क्या कहना है? तो जिस तरह से आप कह रहे हैं ना, गोदी मीडिया आज सबसे बड़ा बना हुआ है, और कई लोगों ने इस पर पहले भी मुझे बात की, अभी भी कहते हैं। और जैसे आप कहा ना कि भाई आप कह सकते हैं कैसे आलोक जी, आपका तो मनमोहन सिंह के समय पद्मश्री मिला, आप इस बार कई पॉलिसी को लेकर के या कुछ मोदी जी के समर्थन में लिखते हैं, क्या मिल गया आपको, लड्डू? तो लड्डू तो नहीं मिला हम लोगों को। तो जो लोग जिनको गोदी मीडिया, मेरा ये परसेप्शन पॉलिटिकल भी है, लोगों ने, राजनीतिज्ञों ने बनाया और पत्रकारों ने भी बनाया। यदि उनको लगा कि हमें इस सरकार में, सत्ता में, उसको हमें कुछ नहीं भागीदारी मिल रही है, रीच हमारी नहीं हो रही है, तो ये जो उनके साथ चले गए, उनको खरीद लिया गया, चूँकि परसेप्शन पहले से भी था। और मैंने इस अपनी पावर प्रेस पॉलिटिक्स या भारत में पत्रकारिता, कलम के सेनापति में भी कुछ जिक्र किया, लेकिन ये मैंने अंग्रेजी में इसीलिए किया, पहले हिंदी की मेरी किताबें थी, बल्कि इंग्लिश में भी एक थी, इंडियन जर्नलिज्म कीप इट क्लीन, जो इंद्र मल्होत्रा जी ने और सुषमा जी ने, उन सब ने, उन लोगों ने भी अप्रिशिएट किया था। बल्कि हिंदी में जब आई थी पत्रकारिता की लक्ष्मण रेखा, फिर इंद्र मल्होत्रा जी ने सजेस्ट किया कि इंग्लिश में एक किताब अलग निकालिए, तो पहले मेरी वो 2007 के आसपास आई थी। सर आपके ऑलमोस्ट कितने 27 बुक है लिख चुके हैं? हाँ, करीब 26-27 बुक हो गए। तो अलग अलग तरह के उसमें कुछ तो लेखों के संकलन है, कुछ ओरिजिनल इस तरह की चीज़ें हैं। नर्मदा पर एक जैसे आई, जिसका भूमिका नरेंद्र मोदी जी ने लिखी, एक सोशल रिफॉर्म लेकर के भी इंग्लिश में, चूँकि कुछ लगता था कि कुछ ये इंग्लिश में आने से जहाँ ज़रूरत है उन चीज़ों को इंग्लिश में बताना ज़रूरी है। तो ये पावर प्रेजेंट पॉलिटिक्स 50 साल का जो वो है, उसमें मैं यही कह रहा हूँ कि पहले भी ऐसे दौर थे जब कांग्रेस से, मतलब जो पेड न्यूज़ जिसको कह सकते हैं, पत्रकार या मीडिया हाउस, उनसे कुछ फ़ायदा उठा लेते थे। और कई हमारे ऐसे मित्र, जैसा मैंने कहा, दोनों पार्टियों में, ऐसा नहीं कि बीजेपी से भी नहीं फ़ायदा उठाते थे वो। जब उस चाहे जनता पार्टी के समय में कोई आया है तो उनसे ही चाहे कुछ भी ले लें, चाहे किसी ने 5,000 लिया हो, 50,000 लिया हो, किसी ने प्रिंटिंग प्रेस के लिए ले लिया, किसी ने ज़मीन के लिए लिया, तो हर सत्ता से कुछ लोग फ़ायदा उठाते रहे। वो पत्रकार हो सकते हैं, वो मीडिया के लोग हो सकते हैं, वो चैनल के हो सकते हैं। मैं बताता रहा हूँ, जो लोग, जिनके पास टूटा स्कूटर था उनके चैनल है, जिनको घर में एक कमरे में रहते थे उनके चैनल हैं। तो आफ्टर ऑल, या ऐसे संपादक हैं जिनका 80 करोड़ रुपया हो गया, जिनकी तनख्वाह तो कभी इतनी की संपादक की नहीं होती। आपने भी मार्केटिंग सब हाउसेज में काम किया है, तो ये डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या फ़ायदा, सत्ता से कुछ मिल सकता है, और सत्ता वाले लोग उनको उपयोग भी करते हैं। तो मेरा परसेप्शन ये है कि पेड न्यूज़, जैसे एक हल्ला बोल जब हुआ था मुलायम सिंह यादवराज में, जिस किताब में मेरा जिक्र है, उसमें एक एडिटर्स गिल्ड की, जब मैं, तब तो मैं उसका ऑफिस बेयर नहीं था, बाद में मैं जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट रहा, लेकिन तब नहीं था। इंद्र मल्होत्रा और अजीत भट्टाचार्य जी जैसे लोग थे, तो 3 लोगों की कमेटी बनी। हम वहाँ गए और उन्होंने सबकी हमने सुनवाई की, चूँकि भाकर अखबारों पर, पत्रकारों पर भी कई जगह हमले हुए थे। तो भाई झगड़ा क्या है, शायद 2 अखबार थे, जागरण अमर उजाला। तो मुलायम से बाद में उनका पक्ष लेने के लिए, जैसे न्यायिक जैसा होता है, एडिटर्स गिल्ड ने कोई सरकार की सुविधा नहीं ली थी, लेकिन हुआ कि सबकी बात सुन ली, गवाही ववाही करके, जैसा होता है, पूरी रिपोर्ट बन गई थी। और उसमें ये किया गया, तो मुलायम सिंह ने वो पेपर रख दिए कि देखिए, अखबार के मालिक ये अपना मील के लिए ये चाहते, ये चाहे झगड़ा हमारा उस पर है, हमने वो नहीं किया इसलिए ऐसा कर रहे हैं। हाँ जी। तो वो इस किताब में मैंने वो जो रिपोर्ट तीनों के दस्तखत वाली जो थी उसका डाला। या पेड न्यूज़ में कौन अखबार कैसे कैसे पैसे मांग रहा था, उसके भी कुछ के नाम नहीं दिए, सोच करके। ये तो रिपोर्ट ऐसी थी, इसमें नाम जाना था, चूँकि तीनों के दस्तखत थे, 2 संपादक तो अब रहे नहीं दुनिया में, तो फिर भी उनका ऑथेंटिसिटी के लिए, और चूँकि ब्रिटिश पब्लिशर है, तो ये सोचा गया कि भाई ऐसा ना हो कि कोई ऐसी चीज़ हो जो प्रामाणिक ना हो, तो कोर्ट का केस कौन लड़ेगा। तो पूरे पेड न्यूज़ भी पहले सालों से ऐसा होता रहा। अब वो हुआ है कि पैकेज सीधे ले लीजिए, ये कर लें। तो लेकिन जो ऐसे आज भी ऐसे अखबार है, जैसा मैंने आपसे पहले भी चर्चा में कहा कि संदेश है या टेलीग्राफ है, वो इतना आलोचना छापते हैं। या जैसे आनंद पांडे हमारे साथ काम किए हैं, हाँ जी। वो भास्कर में भी कभी थे, जी में भी थे, चैनल्स में भी रहे कहीं, और अब वो अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। लेकिन उनके आप कभी यूट्यूब चैनल देखिए, कितनी आलोचना, वो शिवराज सिंह की सरकार के राज में रह के या मोदी सरकार की कुछ बातें, कई चीज़ उसमें आती रहती है। या कुछ ऐसे अखबार हैं जो, मान लीजिए, स्वास्थ्य की योजना, आयुष्मान भारत में कल ही था, आयुष्मान भारत में योजना में यदि कहीं गड़बड़ हुआ है तो मोदी जी थोड़ी दबाव डालते हैं। हाँ जी। वो तो चाहते हैं कि जो कमी हो आप बताइए, बताइए। ये चीज़ इस मंत्रालय में ऐसा है, स्कूलों में अच्छी स्थिति नहीं है, या यूनिवर्सिटी में नहीं है। लेकिन आप जब एजेंडा बना लें कि मुझे शिवराज को निपटाना है, चूँकि हमारा फ़ायदा नहीं हुआ, या मोदी जी चूँकि हमसे इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, तो हम उनको कहेंगे कि देखिए आप बहुत ही गड़बड़ है, चूँकि आप पत्रकार, भाई उनका एक स्टाइल अलग है। अभी मणिपुर वाली चर्चा चली है, मैंने कल भी लेख लिखा, और अपने और मित्रों को भी, किसी ने मैंने उनको भेजा भी, कल भी बताया कि बार बार ये कहा गया संसद में भी कि मोदी नहीं गए मणिपुर, क्यों नहीं गए, राहुल गांधी ने भी ये सवाल उठाया है।
और चैनल्स में भी कम ये बातें आई, लेकिन मैंने कई जहाँ चैनल पे मैं बोला हूँ, मैं बताता हूँ। क्योंकि 1980 में मुरादाबाद में इससे भी बड़े दंगे हुए थे, हिंदू मुस्लिम दंगे थे, और बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। इंदिरा गांधी से प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा में अपने प्रेस के लोगों ने पूछा, 5 मार्च ऐसी डेट है जो मेरे लेख में आपको डिटेल मिल सकती है, मैंने उसमें बाकायदा उन्होंने कहा कि भाई मैं जाती तो दोनों लोग पक्ष आकर के अपना अपना कुछ कहने लगते, कुछ और तनाव बढ़ सकता था और परेशानियां पैदा होती, इसलिए हम नहीं गए। इंदिरा गांधी 2 महीने तक मुरादाबाद नहीं गई थी। तो ये कहना कि वो जो समझदार प्राइम मिनिस्टर होगा वो कहेगा हमने वहाँ भेजा हुआ है। हाँ जी। एडिटर ही खुद ही दंगा कवर करने जाएगा तो अखबार को निकालेगा। यदि प्रिंटिंग मतलब आप जल में जल है, आप भी चले जाए कहना मैं तो गुस्सा आया है, मेरा तो उड़ीसा में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, रेल दुर्घटना हो गई है, तो अखबार तो नहीं बिकेगा ना उस दिन, मतलब सारा आपका काम ठप हो जाएगा यदि आप उस चीज़ के इंचार्ज हैं या उस अखबार को निकालना है। तो आप दुर्घटना पे खुद नहीं पहुंचेंगे, आपका रिपोर्टर पहुंचेगा, आपका असिस्टेंट ब्यूरो चीफ पहुंचेगा। सो यदि गृहमंत्री मैंने इसको आप जैसे आप कह सकते हैं आलोक जी मोदी से बिक गए, या राजदीप ने यदि राहुल की आलोचना कर दी कि भाषण ठीक नहीं दिया, तो ट्विटर पर मैंने देखा क्या राजदीप को कांग्रेस से पैसा मिलना बंद हो गया। अरे भाई यदि कह रहा है कि राहुल गांधी नहीं बोला, राहुल वो सब उनको भी पद्मश्री मिला हुआ था, उनको भी सब कुछ था, उनके वो आज भी मोदी से आलोचक हैं बहुत बड़े, लेकिन यदि वो कहते हैं कि राहुल गांधी ने अपने शब्द, तो ये गोदी मीडिया का कंसेप्ट, जो प्रतिद्वंदी हैं एक दूसरे के खिलाफ, खुद मीडिया के लोग, उनको एक होता है कि ये कैसे आ गए, ये तो कल सर्कुलेशन में इंस्पेक्टर थे, रमेश चंद्रा एग्जीक्यूटिव पे वो बन गए, नरेश मोहन कैसे हो गया, कल तक हमारे साथ टिफ़िन में खाना खाता था। मैं ये तो नहीं कहता ना, मैं कहता भाई नरेश मोहन ने इतने सालों में प्रगति की है, मोदी जी यदि गाँव से आए, वो प्रधानमंत्री बन गए हैं, मनमोहन सिंह भी कभी विस्थापितों की तरह से आए, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो हमें ईर्ष्या क्यों होनी चाहिए। लेकिन हमारे इसमें गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, कांग्रेस मीडिया, जो बिकना चाहता है वो बिक जाता है, जो नहीं बिकना चाहता है वो प्रोफेशनल काम कर सकता है, बशर्ते वो रिस्क लेने को तैयार हो, और उसके साथ साथ मैंने उसके बायस ना, उसका मतलब व्यक्तिगत शीशा है। आपने कहा ना, इतनी रिपोर्ट राजेंद्र माथुर हमारे वो थे, मनोज श्याम जोशी ने इतने लेख लिखे, इतनी बड़ी बड़ी तीखी से तीखी टिप्पणियाँ लिखी, शरद जोशी व्यंग लिखे, उनमें दुर्भावना, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं दिखता था। अब क्या हो गया है कि आपको लगता है नहीं वो कपड़ा कैसा पहन लिया, मोदी की ड्रेस किसकी कितने की है, वो फलाने राहुल गांधी ने टेप लगाया है, वो विदेश में गया तो उसने किस गर्लफ्रेंड के साथ गया। दिस इज़ ए रेडिकुलर, मतलब आप सेंसेशनल बनाना है या बफोर्स है। बफोर्स पे मैंने भी स्टोरी की, जैसे मैंने कहा ना, मैं तो इंदिरा गांधी संबंध रहे, जैसा मैंने आपको कहा। जेल सिंह पहला अवार्ड यदि आपको मेरी वेबसाइट पे मिलेगा, जेल सिंह से मुझे सम्मान मिला था, और जेल सिंह राष्ट्रपति थे, और मैंने स्टोरी कर दी कि राष्ट्रपति भवन में एक ऐसे मैंने आकर के जिसका संबंध मैंने वो कहना चाहिए कफूपोसा में तस्करी के बड़े पाकिस्तान से तस्करी में उसका हाथ है, वो उनके गेस्ट हाउस में ठहर गया, बड़ा हंगामा हो गया। पहले पेज पर खबर छपी, राज माथुर के पास फ़ोन आए कि भाई ये क्या हो गया। उस ज़माने में राष्ट्रपति के बारे में कुछ भी नहीं छप सकता था। हाँ जी। लेकिन चूँकि वो तथ्यात्मक था, वो सरकारी एजेंसी में उस पर बाकायदा अदालत में पेश हो चुका था, तारीख लगी हुई थी, वो आदमी की तलाश कैसे होती रही वो सब भी था। तो आपका तथ्य मेरा मतलब नहीं कि जेल सिंह से मिले, उन्होंने मेरे कहने पर उन्होंने चाय पार्टी कर दी, सारे और पत्रकारों को बुला करके पार्टी भी की। तो मेरा ये कहना है कि यदि जेल सिंह हो, राजीव गांधी हो, मनमोहन सिंह हो, नरसिंह राव से मैं कितने इंटरव्यू किए, उनके साथ विदेश की यात्रा, चीन भी उनके साथ पहली बार गया, और देशों में भी गया, और मैंने किताब लिखी राव के बाद कौन, 93 की बात है। अच्छा। और देन उन्होंने यहीं पर लाल किले के पास कोई बड़ी सभा थी, वो कागज़ मेरे पास रखा है डिटेल, प्रकाशक ने मेरे पास भेजा था, छोटा प्रकाशक था उस समय, तो ज़्यादा बड़े प्रकाशक होते थे 93 में, और हिंदी में किताब थी 100-150 पेज की, यहीं रखी है आपने देखे पीछे, राव के बाद कौन। तो उस पर तो कौन प्राइम मिनिस्टर हो सकता है इस तरह का। तो नरसिंह राव एक बार मुझे मिले, कहने लगे आपको क्या जल्दी है, राजेश पायलट और सिंधिया सब आपके मित्र हैं, आपने लिखा कि वो भी हो सकते हैं। उन पर एक चैप्टर थे, मतलब अच्छा। अटल बिहारी वाजपेयी भी था, और शरद पवार पर भी था, अर्जुन सिंह पर भी था। अर्जुन सिंह कैसे पैसे लेने के लिए किसी के यहाँ बैठे रहते थे, जिनके साथ मैं भी बैठा हूँ, ये सब भी उसमें लिखा हुआ था। तो अर्जुन सिंह को डिनाई तो नहीं कर सके, किताब में भी होते। और नरसिंह राव को थोड़ा तो लगा, तो उन्होंने भाषण दिया बाकायदा कि राव के बाद कौन जैसी और किताब लिखी जाए। मैं थोड़ा सा कहना को तो अंदर से ऐसे होता है ना, भड़ास निकलती है। ये ठीक है कि मुझसे मिले तो कहीं उनको जल्दी क्या है आपको। मैंने कहा देखिए आपका कोई उत्तराधिकारी कोई हो सकता है कभी न कभी, और कौन हो ये समाज में आना चाहिए। तो मैं खबर भी लिखता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि प्रकाशक ने कहा किताब लिख दीजिए। सो आपके मन में यदि दुर्भावना नहीं है, आप समाज के हित में, देश के हित में यदि कोई बात लिखते हैं, सुरक्षा के उसको ध्यान रखते हैं। जैसा मैंने कहा, मेरे अमेरिका में वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए मैंने 10 साल यहाँ से वो किया। पहली वेबसाइट आपको नहीं मालूम, पहली वेबसाइट हिंदी की वॉइस ऑफ अमेरिका की हमने दिल्ली से चलाई। अच्छा। हाँ,
और उसको मतलब वहाँ पर कुछ कंटेंट वो डाल देते थे, बाकी यहाँ से ज्योत्सना आनंद जी की पत्नी, वो पत्रकार रही थी पहले, तो वो वर्क फ्रॉम होम आज शुरू हुआ है, लेकिन आई एम टॉकिंग लॉन्ग बैक, तब हो रहा था। मैं 2000 के पहले की बात कर रहा हूँ। और तब घर से उनको, पहले हमने ऑफिस देख रहे थे बगल में, फिर लगा कि वो महंगा होगा और वो लोग कम लिमिट में चलाना चाहते थे, सो धनंजय और ज्योत्सना जी और मैं ओवरऑल उनका जो मेरे होता है ना, जैसे क्या किया गया, एक नज़र डालने क्या जा रही है स्टोरी। तब तक कंप्यूटर आ गए थे, तो उन लोगों को कंप्यूटर दे दिया गया, एक आध और लोगों को लगा दिया फ्रीलांस करके। सो इंडिया से तो वॉइस ऑफ अमेरिका से मेरा बात नहीं, उनके प्रोग्राम के लिए मैं करता था, टेलीविज़न की ट्रेनिंग बाकायदा वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए मैंने और नंदन जी 2 लोगों को उन्होंने बुलाया। 15 दिन तक हमने कैमरा की पूरी ट्रेनिंग भी लिया, थाईलैंड में जाके, चियांग माई एक जगह है, चियांग माई, तो वहाँ पर जा कर के इसकी भी ट्रेनिंग ली। उन्होंने तब कहा कैमरा वैमरा ले लीजिए, तो हमने कहा नहीं, कहाँ लेंगे, कि कौन, हमको थोड़ा खींच के जाना है, लेकिन हाँ ठीक है, अब चूँकि आ गए थे, लेकिन मना कर, बल्कि नंदन जी को बुरा भी लगा, कहते अरे ले लेना चाहिए, अच्छा होता। हमने कहा हम कहाँ कैमरा लेके घूमेंगे, कैमरा लेने का काम कैमरा वालों के पास रहने दीजिए। तो मेरा वह है कि हम वीडियो भी जा सकते थे, वॉइस ऑफ अमेरिका से वो नहीं, लेकिन सीआई के खिलाफ स्टोरी छापी ना हमने कितनी। एक बहुत बड़ा जासूसी कांड हुआ था, रामस्वरूप जासूसी कांड। अच्छा, ये राजीव गांधी के समय की बात है, और उस कांड पर मैं जब छापा तो इस नोटिस आया, तब मैं विषय संवाददाता ही था मैं, तो सीआईए से कैसे संबंध है, और एक जासूसी इस तरह हुआ, उसमें 3 मंत्रियों को भी नाम है इस जांच में, तो उनके लिए राजीव गांधी सरकार को मुश्किल होगी। जबकि राजीव गांधी, जैसा मैंने बताया, वो प्रधानमंत्री में तब भी मेरा परिचय था, और उनके साथ मैं मई जून में ही अमेरिका घूम के ही आया था राजीव गांधी के साथ। अच्छा, उसके बाद भी, और जिनके नाम थे मंत्रियों को, उनको भी मैं जानता था। अच्छा, तो उस खबर में हमने, वो मेरे पास है खबर भी कोई, तो उसमें ये खबर में नाम उनके नहीं लिखे, खाली लिखा 3 मंत्री, चूँकि वो तो जांच एजेंसियाँ कर रही थी, तो बाद में तो 9 अक्टूबर 1985 में वो खबर छपी नवभारत टाइम्स में। कोई 3 मूर्ति में जहाँ भी नवभारत टाइम्स की कोई फाइल देखना चाहे देख सकता है, वो खबर छपी। और फिर जनवरी 2986, उसके 4 महीने बाद, समझिए आप, अक्टूबर नवंबर जनवरी में उन मंत्रियों के इस्तीफे हुए, जिसमें एक थे चंदूलाल चंद्राकर, जो हिंदुस्तान अखबार के भी संपादक भी रहे थे, और वो राजनेता भी थे, लेकिन उस कनेक्शन में उनका नाम भी आ रहा था। तो अदालत में वो मामला जाने से एक दिन पहले उनको इस्तीफ़ा राजीव गांधी ने लिया। तो मेरा कहना है कि राजीव गांधी संबंध है, चंद्राकर जी से भी मैं तो बहुत पहले से जानता था, बट मैं क्या करता, खबर दबा दूँ, खबर है कल यदि अदालत जाएगी तब तो सबको मालूम पड़ता ही ना बाद में, ठीक है, वो ज़्यादा प्रसारित नहीं हुआ। उसमें एक और व्यक्ति पत्रकार थे जो उस पूरे जासूसी कांड में, जबकि मैंने कहा ना उसका लीगल नोटिस आया था एक बहुत बड़े वकील से, और राजेंद्र माथुर ने मुझे कहा कि जवाब देना है, मैंने कहा जवाब नहीं देना है, वो जो करेंगे अदालत में जा कर के, क्योंकि वो तो जांच एजेंसियों को बुलाया जाएगा, मेरे पास उसका कागज़ नहीं था ना, वो तो इंटेलिजेंस उसका कर रही थी, आज के छापा नहीं मारा गया था। अच्छा, उसमें तो खाली उस लिंक सबके किसके कहाँ हैं, उससे कागज़ इकट्ठे किए गए थे, और अदालत में मामला तो गया ही बात। तो एक और जो पत्रकार थे, उनको उसी प्रकरण में काफ़ी पूछताछ लाल किले में हुई, और फिर वो कुछ सरकारों के बीच में सहमति बनी कि उसको अमेरिका जाने दें, क्योंकि तब संबंध सुधारने शुरू हुए थे अमेरिका से। अच्छा, तो सीआई से लिंक बनी, डायरेक्ट लिंक तो क्या कह सकते हैं, यूज उपयोग करना है, आज नहीं आ रहा है, जैसे ये न्यूज़ क्लिक का मामला है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सीआईए हो या चाइनीज़ हो या केजीबी या आईएसआई, खास करके पाकिस्तानी, वो भी हमारे देश के पत्रकारों को यूज़ करने की कोशिश करती है। जो कोई फंसेगा उस जाल में पैसा ले करके, उसका फ़ायदा उसमें पास हो जाएगा, तो देश छोड़ना होगा या जेल जाना होगा। तो या फंडिंग ले लीजिए, और यदि आपका क्लीन रिकॉर्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चाहे गोदी मीडिया की बात हो या विदेशी फंडिंग की बात हो, चाहे देशी फंडिंग की बात हो, जिनके हाउसेस के पहले से बिजनेस हाउसेस के अखबार रहे, उन्होंने यदि ध्यान रखा तो सरकार से ज़्यादा प्रतिरोध नहीं किया, तो थोड़ा बहुत आया तो चल गया। जिन अखबारों से या पत्रकारों के बड़े हाउस बन गए और जिनके और बिजनेस शुरू हो गए, उनके जब छापे पड़ते हैं तो आप कहते हैं साहब उन्होंने खिलाफ छापा था इसलिए उनका छापा पड़ गया। भाई आपकी टाटपट्टी से बने और छोटे छोटे धंधे करके आपका शुरू हुआ काम, उसके बाद आपका बढ़ता गया, चलो अखबार आपका बढ़ गया, ठीक है, लेकिन आप यदि पावर में भी है, आप सड़क में भी है, आप उस ठेके में भी है, आप बड़े बड़े ठेकों में भी है, और उसमें 5-6 हज़ार करोड़ रुपए में भी उसका हिसाब किताब भी ठीक नहीं है, कहाँ से आया है, तो छापा पड़ेगा। आप संपादक हों और आप मान लो आपके पास भी 50 करोड़ है और जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी आपका ठीक से अब नहीं बता सकता क्योंकि उसका हिसाब ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि पैसे कहाँ से आए। तो ये गोदी मीडिया या किसी भी मीडिया की जो बिकाऊ हो सकता है वह है, और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि आप अपना
बायस न रखे। जो डॉक्टर काम करता है, जो सैनिक काम करता है, सुरक्षा कहाँ है? मैं हमेशा अपने जो पत्रकारिता के बच्चे हैं उनको कहता हूँ कि भाई जो कारगिल में खड़ा हुआ है उसको कोई सुरक्षा सैनिक अलग मिलता है क्या? जो इतनी दूर ऊंचाई पर सियाचिन में खड़ा है, तो हमें पटना की सड़क पे मार दें कि दिल्ली में मार दें कि न्यूयॉर्क में मार दें। आप यदि पत्रकारिता कर रहे हैं मत आइए ना, आप पीआरओ बन जाओ, बहुत अच्छे, आपने अच्छी पत्रकारिता की है, आप कहीं मार्केटिंग मैनेजर बन जाओ, आपको कोई डराएगा नहीं, आप लिखो मत, आप टीवी पर मत दिखाओ, आप कैमरा लेकर मत चलो, तो अपने आप कुछ नहीं करेगा। लेकिन आप यदि करना चाहते हैं, या मैं करना चाहता था तो मैंने किया, वो अच्छा लगे बुरा लगे, आपका परिवार बुराई कर सकता है, आपके नेता बुरा कर सकते हैं कि आप तो किसी के नहीं हैं, कोई किसी का नहीं दुनिया। ये दुनिया जो इस तरह की है, यदि आप अपने को तटस्थ रखें, विद्वेष न रखें, उनके प्रति दुर्भावना ना होगी, तो आपका कोई कुछ नहीं होगा। बाकी जीवन तो रिस्क है ही, किसी भी प्रोफेशन में रिस्क है। सर एक पर्सनल क्यूरियोसिटी मेरा है एंड मैं हमेशा से जानना चाहता था कि जब आप पैनल के लिए जाते हैं, टेलीविज़न में जाते हैं, बिकॉज आप पॉलिटिकल कमेंटेटर रह चुके हैं, सोशल कमेंटेटर रह चुके हैं, तो जब आप जाते हैं चैनल्स में, तो आपको कभी, जो आप पैनलिस्ट हैं, तो आपको कभी चैनल की तरफ से कोई प्रेशर होता है कि नहीं आप इस पे नहीं बोलेंगे, आप इस पे आपको लिमिट रखना होगा, या हम जो चाहते हैं आप उसी ट्रैक पे बात करेंगे? क्योंकि मैंने सुना है कि कुछ कुछ जगह पे ऐसे होता है, तो आप नहीं, ये सबसे यही मैं आपका, जब मालिक नहीं कह सका, जब मनमोहन सिंह नहीं कहते, जब मोदी जी मुझे नहीं कहते, जब मुझे इंदिरा गांधी ने भी एक लाइन अभी चलो बताया था आपको, इसी पर मैं भूल गया था उस बात कहना। हाँ जी सर। साप्ताहिक हिंदुस्तान में इमरजेंसी का पीरियड था, उत्तर प्रदेश में नानदत्त तिवारी मुख्यमंत्री थे, और एक वो हुआ थोड़ा सा, मतलब तिवारी जी का इंटरव्यू किया, बल्कि जोशी जी भी एक बार गए थे, उनसे भी हमने इंटरव्यू किया था, और कांग्रेस की सरकार उसमें कुछ छप नहीं सकता था। लेकिन एक फिर हुआ था कि पूरी कैसे प्रगति हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो पूरा स्टेट का एक गाड़ी से हम घूमने के लिए गए, सरकार की ही गाड़ी सुविधा थी। और एक दुद्दी गांव है मिर्ज़ापुर के पास, वहाँ, क्योंकि उस समय तो एम्बेसडर में आपको कभी देर से पहुँच रहे हैं, कभी टाइम पर नहीं पहुँच रहे हैं, ऐसे ही होता था, तो रात को भी देर देर तक चल सकते हैं, वहाँ तक चले जाएँ। तो मैं इसलिए आज भी गांव का नाम नहीं भूलता हूँ। दुद्दी गांव में रात को 11 बजे टेबल पर गरीब महिलाओं के ऑपरेशंस हो रहे थे नसबंदी के। तो मैंने एक 8 पेज का पूरा फीचर तो लिखा कि कैसे वहाँ नई प्रगति हो रही है। नानदेव तिवारी वैसे माना जाता है, आज भी लोग स्वीकार करते हैं, बीजेपी के लोग भी, कि उस समय प्रगति उत्तर प्रदेश की हुई। उसके बीच में एक छोटा आइटम मैंने लिखा कि देखिए ऐसे ऐसे वहाँ पर नसबंदी हो रही थी। अब वो मैगजीन, चूँकि मैं जितना, जैसे मैंने कहा कि हर राइटर का मैं बड़ा प्रिय रहा या विश्वास रहा, तो हमने छापा, तब तक एडिटर ने उसको पढ़ा भी नहीं था, मनोज श्याम जोशी ने। वो मैगजीन पहले छप के आ जाती है, एडवांस 1-2 दिन पहले, साप्ताहिक था। तो उन्होंने कहा कि अरे तुमने ये छाप दिया, ये तो साला नसबंदी को लेकर के तो बड़ा हंगामा हो जाएगा और जेल भेज देंगे हम लोगों को। तो मैंने कहा अरे क्या हुआ? अच्छा, मुझे तब भी मैं जैसे बीच पे कभी मिलने के अवसर आए थे, 1-2 बार ऐसे अवसर आए जब सिनेमा भी हम साथ में थे। विठल भाई पटेल हमारे एक बहुत अच्छे बड़े भाई की तरह मित्र थे, तो वो फिल्म के ही थे और कांग्रेस के राजनीतिज्ञ भी थे, मध्य प्रदेश में मंत्री भी रहे। लेकिन उस समय वो गीतकार थे फिल्मों के, ये झूठ बोले कौवा काटे उन्हीं का गीत है ना, उस तरह के कई गीत थे उनके। तो उनके साथ थे, तो इंदिरा गांधी के साथ सिनेमा भी देखा। तो ये जो कॉन्फिडेंस बनना है, सो मैंने कहा आप क्यों चिंता करते हैं, मैं जाऊँगा ना इंदिरा जी के पास, जेल वहीं से चले जाएंगे। मैंने वो कॉपी, चूँकि मैगजीन मार्केट में संडे को आती थी, मैं फ्राइडे के दिन उनके, इंदिरा जी के सुबह के समय चला गया और उनसे कहा 2 मिनट मुझे मिलना है। तो कई लोग ऐसे थे कि ये आता रहता है तो चलो मिल लें। आई वॉज 26, कुछ उम्र मेरी तो ऐसी थी। तो मैं गया और मैंने कहा कि हाँ बोलो चश्मा, मैंने कहा कि ये मैंने कुछ ऐसा हुआ, मैं गया था यूपी, वो देखा था, छप गया, वो एडिटर कह रहे हैं जोशी जी की जेल चले जाएंगे। तो मैं सोचा आपसे आए यहीं से जेल जाएंगे, ज़्यादा अच्छा है, मालूम तो रहेगा आपको, कोई जेल भेज रहे, पता ही चलेगा जेल कहाँ भेज रहे। मैगजीन रख दो, अच्छा कोई जेल वेल नहीं भेज रहा है, जाओ मैं बात करूँगा। और वो उनको धवन को फ़ोन मिला इंटरकॉम पर, कहा कि मुझे तिवारी से बात कराना, कैसे हो रहा है वहाँ। बाद में तिवारी जी का फ़ोन आया मेरे पास, एडिटर के पास, कि भाई क्या आप लिख दिया, इंदिरा जी का फ़ोन आ रहा है, ये हो गया। तो उन्होंने कहा कि मैंने, उन्होंने उनसे पूछा कि भाई क्या है, तो मैंने कहा मैंने जो देखा था लिख दिया, बाकी तो 10 पेज अच्छी तारीफ में छपे ही है कि वहाँ प्रगति हो रही है। तो क्या है, यदि आप उस तरह की रिस्क, जो आपने कहा कि क्या आपने पूछा था व्यक्तिगत जो बेसिकली प्रेशर, हाँ कि आपने चैनल, हाँ चैनल, इसलिए मैंने कहा कि जब वो को प्रेशर नहीं हुआ तो चैनल वाले जानते हैं कि मेरे विचार क्या है। जैसे कहूँ, मान लो उस समय भी मैं कोई चीज़ों को लेकर के बीजेपी का भी बालू आलोचक रहा, ऐसा तो नहीं ना कि बीजेपी के प्रशंसक ही रहा या समाजवादी का नहीं, तो मुलायम सिंह अखिलेश से भी अच्छे संबंध रहते हुए भी उनकी आलोचना भी करता था। तो उनको मालूम है कि आलोक जी तो ये बोलेंगे जो इनको ठीक लग रहा है, सो कम से कम मुझे तो कोई नहीं कहता था। हाँ एक अपवाद है, अर्णव गोस्वामी मुझे कहते थे, जब टाइम्स नाउ में थे, उनके साथ भी मेरा एग्रीमेंट था पैनलिस्ट में जाने का।
मुझे कभी वो तो कई बार चैनल पे बोल के मेरी तारीफ़ करने लगते थे, तो वो कहने लगे कि अरे मैं तो आपका इंटरव्यू लेने आता था, आप इतने सीनियर एडिटर हैं, लोगों को अपने और लोगों को बताने के लिए। तो कहते वहाँ से बॉम्बे से मुझे फ़ोन करते थे कि आप तब ये रिपब्लिक में नहीं आए थे, आलोक जी आप मुझे डांटिएगा प्रोग्राम में। अब मेरा नेचर नहीं है ना कि भाई आप देखो जी कहीं मेरी मार्केटिंग की मीटिंग में मुझे डांटिएगा ताकि लगे कि एडिटर सुप्रीम है, तो पता लगा था एडिटर सुनता नहीं है, हाँ वो तो मैंने कहा देखिए मेरे लिए कोई आपको क्यों किसी और से होगा, मैं आप एंकरिंग कर रहे हो, मैं आपको क्यों डांटूंगा, मैं किसी और से असहमत होगा तो मैं गुस्सा होता हूँ, कभी कभी गुस्सा होता हूँ। कई बार हुआ है कि जब दूसरे जो देता परिचय तो मैं कहता अरे भाई मैं तो बीजेपी में अटल जी से इतना मेरा रहा है, या मेरा इंदिरा जी से भी परिचय था, राजीव गांधी से, तो मुझे मत समझाओ। कोई स्पोक्समैन श्रीकांत वर्मा पहले बने थे, या और जितने बड़े विठल गाडगिल बने, सलमान खुर्शीद बने, कितने ही नेता बने, तो उनको जानता हूँ, काहे के लिए आप उल्टी सीधी बातें करते हो, बैकग्राउंड नहीं मालूम है, तो इसलिए मत करो। तो होता क्या है, तो वो कहते हैं डांटो, ऐसा जरूर मुझे कहा गया है कि आप हमें डांट देना, तो बस ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ज़्यादा डांट भी नहीं सकता हूँ। हाँ ये है कि जहाँ गलत लगता है, मेरे सहयोगी सब मुझे जानते हैं बहुत ख़राब है कि ये राज भाई, तो अभी बीच में शोक सभा थी हमारे एक मित्र की, मनमोहन की डेथ पर, उन्होंने कहा भी कि ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब उस तरह का है जो बड़ा ही कठोर मतलब है, तो मैंने कहा दुष्टि कह दो भाई, क्योंकि मैं उस तरह का उस पर रहा हूँ कि यदि कोई चीज़ ठीक नहीं है तो अपने सहयोगियों पर गुस्सा हो सकते हैं। मैं तो आलोक जी का एक पर्सनल एक्सपीरियंस कह सकता हूँ। हम संडे नई दुनिया में थे, नई दुनिया एंड संडे नई दुनिया, तो हम लोगों ने एक फंक्शन किया था, आपको याद होगा, लखनऊ में शुभा मुदगल आए थे, तो उसमें सारे पॉलिटिकल डिग्निटरीज आए हुए थे, सारे मतलब आप सपा बसपा सबके जो सबसे बड़े नाम हैं वो सब आए थे। आलोक जी स्टेज पे बैठे हुए थे एंड हमारे एडिटोरियल के और भी कुछ लोग स्टेज पे बैठे थे, गवर्नर आए थे, बट ये सारे जो नेता थे ये सब फ्रंट रो या सेकंड रो थर्ड रो में बैठे थे। एंड आलोक जी का मुझे याद है आपने तब कहा था कि मैं कोई भी नेताजी को यहाँ पे इनवाइट नहीं करूँगा स्टेज के ऊपर, क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम है, हमारे न्यूज़पेपर का प्रोग्राम है, आप आए हैं गेस्ट होके, आपको हम नीचे ही बिठाएंगे और वहीं से आप एंजॉय करिए, बट हम ऊपर किसी को नहीं बुलाएंगे। ये मैंने कोई भी एडिटर से कभी भी नहीं, इससे ज़्यादा थोड़ा शायद आप उस समय ज्वाइन किए थे कि नहीं, जब शुरू किया था हमने? नहीं, उस टाइम में नहीं था, जब आप संग्रीला वाला उसमें ज्वाइन नहीं किया शायद, उस टाइम में नहीं था, आने वाले होंगे तभी, जस्ट उसके बाद में आया था। उसका आप नहीं, यदि उसका कोई वीडियो भी अवेलेबल है कहीं पर, शायद मेरे पास हो या ना हो, उसमें इससे भी ज़्यादा हुआ क्या कि तय हुआ कि नई दुनिया दिल्ली से लॉन्च करना है, और हम आउटलुक छोड़ के आ रहे थे। विनोद मेहता भी मना कर रहे थे कि मत जाओ, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि नहीं, डेली अखबार है, देश भर से निकलेगा, सब जगह एडिशंस होंगे, संडे नई दुनिया भी होगा, सो अच्छा है। तो जब हम वो उसका फंक्शन करना था, तो हमने क्या किया कि लॉन्चिंग, उसमें होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल थे, सुषमा स्वराज विपक्षी नेता थी, शीला दीक्षित चीफ मिनिस्टर थी, दिग्विजय सिंह हैं, अहमद पटेल हैं, जो बड़े से बड़े जितने नेता थे, मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री, नाम भी याद नहीं, शरद यादव या ऐसे कितने ही मंत्री थे, और कांग्रेस के भी कई मंत्री थे। वो फोटो मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है, मुझे याद वो सब। तो शंग्रीला के उस कार्यक्रम में हमने स्टेज पर कौन थे, गुलजार और ये अपना अरुणा राय जो एक्टिविस्ट थी, जावेद अख्तर, और जावेद अख्तर थे, या एक और सुबोध गुप्ता जो बहुत बड़े आर्टिस्ट है, जिनकी पेंटिंग स्कल्पटर थे, स्कल्पटर अपना। तो हमने क्या किया, एक एक विधा के एक एक कला वालों को रखा और स्टेज पे किसी भी नेता को नहीं बुलाया, और उसमें भाषण में भी ये बोला कि देखिए आज अखबार में हमारे सब अतिथि आए। बाद में उनको चलते समय एक एक गुलाब का फूल, मतलब जो एक छोटा सा, जिसको कहते हैं मोमेंटो भी नहीं, फूल मतलब फ्लावर जैसा, सबको दिया गया जो नेता आए थे। उसमें बल्कि सुषमा जी हुआ थोड़ा देर से आई थी, पीछे बैठी, जब हमने कहा नहीं आ पा गया ये। तो क्या है कि ऐसे सब नेता आए, और हमने ये कहा कि देखिए हो सकता है कि ये अखबार कल से जब छप कर आएगा तो हो सकता है इनमें से शीला जी भी मुख्यमंत्री थी, तो हमने कहा दिल्ली का अखबार है तो हो सकता है यहाँ के बारे में कुछ छपा हो, तो वो नहीं हो सकता है, आलोचना भी छपेगी। तो उनके मुंह पर बता करके, मतलब हम चोरी नहीं करते, मेरा ये कहना है कि आप जेब कटी मत करिए, डाका डालिए, पत्र डाका मतलब डाका मतलब कह कर कहिए, देखिए हम आप स्टोरी तो छपेगी, आपकी जो बात है आपका अपना पक्ष देना दे दीजिए। कई बार ऐसे अवसर आए जब नहीं बताए, लेकिन मतलब ये कि आमतौर पर उनका पक्ष यदि कहीं है हमारे पास, यदि वो दे सकते हैं, नहीं दिया जैसे हमने कहा, वैसे समय हुआ कि कोई बिल्डर ने कहा कि हमारे तो अखबार से बड़े मालिक से संबंध है, बिरला जी को हम जानते हैं, जैन को जानते हैं, तो भाई आप उनको जानते हैं, आप उनसे बात कर लेना। चंद्रा स्वामी हमें तो नहीं जानते ना, हम ना आपको जानते हैं। चंद्रा स्वामी वॉज ए सर्वेंट ऑफ ए किसी नेता के एक समय में। चंद्रा स्वामी, तो मैं तो उनसे मिला, राजेंद्र बाबू के सेक्रेटरी थे वाल्मीकि चौधरी, अच्छा। उनके यहाँ चंद्रा स्वामी, नेमीचंद उसका नाम था, नेमीचंद जैन, वो
चपरासी नौकर था, मतलब पानी पिलाने वाला। तो हमें क्यों चंद्रा स्वामी डर होगा? वो ठीक है, बाद में स्वामी बन गया, कुछ भी हो गया, नैमिषारण्य जैन सिद्धांत में। तो मेरा मतलब ये है कि इन सब चीज़ों को लेकर के ये हमें प्रेशर, मुझे जो आपने बेसिक सवाल किया है कि प्रेशर वेशर महसूस करें। हाँ, ये मुझे मालूम है भाई, इस चैनल में मान लीजिए मैं किसी ऐसे में गया हूँ इंडिया टुडे में, तो मैं कोई अरुण पुरी जी का है कि साहब इनका इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ये क्यों नहीं बोलते हैं? वो क्रांतिकारी तक तुक ही नहीं है ना, क्योंकि हम उस सब्जेक्ट भी वो नहीं है। आप मीडिया पर जब चर्चा करते हुए कहता हूँ भाई ये मीडिया हाउस की अपनी पॉलिसी है, वो कितना दिखाए, हम वो अगली बार मुझे चैनल में नहीं बुलाएगा ना। भाई आलोक जी मोदी जी के यदि पक्ष पे बोल रहे हैं तो इनको नहीं बुलाया जाए, तो उनकी इच्छा है। यदि वो मनमोहन सिंह के बारे में कहेंगे कि नहीं अर्थशास्त्री अच्छे हैं, इनको नहीं बुलाया जाए, तो नहीं बुलाए। तो ये मैंने इसलिए, मुझे दबाव तो नहीं महसूस हुआ। लोग कहते हैं कि दबाव होता है, अब वो कुछ क्यों ऐसा करते हैं, या वो कुछ उनसे फेवर चाहते होंगे। मैंने कहा ना, मैं तो लोगों को पे न्यूज़ वाले में जो सीताराम केसरी कवि थे, विश्वकांत वर्मा थे, बीजेपी में ये आज जो पीयूष गोयल के पिताजी रहे, तो कोई पत्रकारों को यदि कोई छोटा मोटा पैसा या विज्ञापन के लिए कोई जाता है तो सब लोगों से मुझे मालूम होता था किसको कितना पैसा जा रहा है। विठल भाई पटेल थे तो कई नेताओं को, वो भी उद्योगपति भी थे, फिल्म जगत के भी थे, तो किसी को कुछ पैसा पहुंच रहा है तो गाड़ी में हम साथ बैठ के जाते थे। तो क्या है कि जब हमें मालूम है उसमें से क्या हम नाम देना है नहीं देना है, वो हम जानते थे ना कि उस पर उस समय तो नहीं लिखा जाता है। हाँ जी, अर्जुन सिंह के बारे में हमने लिख दिया कि भाई वो पैसे लेने के लिए बैठे थे, तो वो दूसरा संदर्भ था। लेकिन वैसे देखा जाए तो आप उसकी गोपनीयता जहाँ ज़रूरी है वहाँ रखेंगे। यदि मोदी जी के साथ आधा घंटा या मनमोहन से आधा घंटा अकेले बात हुई है और जो छपने के लिए नहीं है, तो वो नहीं, तो वो अपने को डाइजेस्ट करने की क्षमता भी पत्रकारिता में होनी चाहिए। ये है जिससे प्रेशर नहीं पड़ता। अब मैं आलोक जी के 2-3 पर्सनल चीजें जानना चाहूंगा जो मीडिया से हटके है। बस एक एक वर्ड पे आप जवाब दे सकते हैं कि आलोक जी एज ए पर्सन, उनका फेवरेट म्यूजिक क्या है? देखिए, म्यूज़िक समय ही कम मिलता है, रात बात कोई कभी उस तरह का है, तो लाइट म्यूज़िक जो है ना, ज़्यादा इस तरह के किशोर कुमार के गीत हैं, या शुभा मुद्गल है, कि कभी कुमार गंधर्व भी है, मधु शास्त्री भी हैं। तो वो, क्योंकि मैंने कहा ना कि 24 घंटे में 4 घंटे सोता हूँ। आज भी यदि मैं कल 11 बजे सो जाता हूँ तो 3 बजे मेरी कल भी सुबह नींद खुल गई थी। मैं उससे ज़्यादा सो नहीं सकता, जो मेरी शुरू से आदत रही, चूँकि अखबार 1:30 बजे छूटता था। हाँ जी। और जब स्ट्रिंगर था तब से ऐसा था कि खबर तब तो टेलीफोन से जाती थी, और अखबार निकालने सब एडिटर से काम किया तो भी 12-1 बजे घर पहुंचते थे। तो वो आदत बनी रही जीवन में। अच्छा, पढ़ाई भी कर रहे थे और तब काम कर रहे थे पत्रकारिता में, तो 11 बजे तक अखबार में काम किया, फिर जाके पढ़ना है, चूँकि बाद में एग्ज़ाम भी देना है, सुबह कॉलेज जाना है। वो आदत आज तक है। अच्छा, तो इसलिए ये जो आप कह रहे हैं ना कि संगीत थोड़ा थोड़ा जब समय मिला तो सुन लिया, और बाकी या किसी ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर दिए जिनके हमें अच्छे लगते हैं। तो और आलोक जी का फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा है? छुट्टी मनाने के लिए कहाँ जाते हैं? फेवरेट डेस्टिनेशन? अब मैं, देखिए, मेरी किताब है सफ़र सुहाना दुनिया का, तो बेटी भी हमारी लंदन में रहती है, कोई बेंगलोर में रहती है। इसके पहले मैं काफ़ी घूमा हूँ, लेकिन ये फेवरेट जिसको कहें तो भारत ही है मेरे लिए। मुझे ये मन नहीं करता कि थाईलैंड चले जाएँ, कि लंदन चले जाएँ, कि न्यूयॉर्क चले जाएँ। बल्कि मैं न्यूयॉर्क लंदन जा करके सबसे ज़्यादा मुझे बोर होता हूँ कि क्या करें, इतनी बार आ चुके हैं। कभी हर प्राइम मिनिस्टर के साथ गए, कभी उनके इन्विटेशन पे गए, तो दुनिया के 40 से अधिक देश में घूमा हुआ हूँ। अब घूमना कम कर दिया। और जो जैसे आप कहते हैं ना फेवरेट, इसलिए एक कई लोगों का होता है ना कि वहाँ जाएँ बार बार। हम तो गए उस गली को, जैसे जिस अखबार में काम किया, दोबारा कभी कभी ऐसे मौके आए वहाँ गए, वरना गए नहीं। जिस गली को जाए उस गली को भूल जाओ, जिसने जो अच्छा किया उसको याद रखो, जो बुरा किया उसे भूल जाओ। तो मेरे हिसाब से भारत सबसे, मैं सबको यही कहता हूँ कि डेस्टिनेशन में यदि देखा जाए तो भारत में कहीं भी चले जाएँ तो अच्छा लगेगा। आप राजस्थान जाएंगे तो राजस्थान बहुत अच्छा लगता है, यदि पुरी चले जाएँ आप तो वो हमें तब भी जाके छुट्टियाँ मनाने में, हम बच्चों के साथ तो ज़्यादा छुट्टियाँ मैंने परिवार के साथ कभी मनाने गए तो गए, वरना अपने काम ही के साथ जुड़ा रहा। और कई बार ऐसे मौके भी आए, छुट्टी लिया, कैंसिल करना पड़े और काम पे फिर वापस शुरू करना पड़ा, या वहाँ छुट्टी छोड़ करके आना पड़ा। तो ऐसा कोई मोह माया किसी चीज़ से नहीं है। जिस घर में रहे वो घर पटना छोड़ के आए, यहाँ घर छोड़ा, नवाटा अपार्टमेंट छोड़ा, तो फिर उधर उस घर को देखा नहीं। तो ये मोह माया नहीं है। हमारी दुनिया में आए हैं, जितना भगवान ने दिखाया, ईश्वर ने, मित्रों ने, सरकारों ने, जापान हुआ, और हर सरकारों का, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, दुनिया की जितनी महाशक्तियाँ हैं, ईरान जो बिल्कुल एक्सट्रीम एक दूसरे के विरोध हैं, उन सब लोगों के निमंत्रण पर मैं गया हूँ। तो मेरी जेब से तो मुझे ज़्यादा खर्च करना नहीं पड़ता था, उनसे कुछ लिया नहीं। वो जो बात करना चाहते थे, जो मुझे बात करना थी, जो लिखना था, ईरान तक में ऐसा हुआ कि सब लोगों को पकड़ लिया गया, हमने फ़ोटो खींच लिया, महिलाएं प्रदर्शन कर रही थी बुर्केधारी,
अच्छा। ईरान में, और यहाँ नरसिम्हा राव की सरकार थी और ईरान के साथ संबंध सुधर रहे थे, इसलिए 5 संपादकों को बुलाया गया था। मैं हिंदुस्तान में था। तो ये इंडिया टुडे के भी एक थे, मुस्लिम में ऐसे में नाम नहीं आया, तो वो उन्होंने भी फ़ोटो खींचा। उसके बाद वहाँ के कमांडोज़ आ गए, उन्होंने जो मिनी बस में हम लोग थे सबको रोक लिया और कहा कि यू आर अंडर अरेस्ट, चूँकि उस जगह फ़ोटो खींच लिए गए। अच्छा। वो सचिवालय के सामने प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ के मंत्रालय के सामने। तो वो इत्तेफाक था कि मेरे पास छोटा कैमरा था, तो मैंने एक जो होता ना उसमें तुरंत उसको रख लिया था, तो वो तो दिखाई नहीं। दूसरे लोगों से तो वो रील उस समय होती निकाल थी, लिए। वो 2-3 और लोगों ने जो खींचे तो निकाल लिया और हमें 2-3 घंटे इंतज़ार करना पड़ा। तो ईरान भी अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया भी अच्छा है, अमेरिका के कुछ शहर अच्छे हैं, रूस, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग भी अच्छा है, चीन के भी कुछ शहर बिल्कुल पत्थरों का जंगल, ऐसे भी कुछ है जगह, शंघाई है। देखा, चीन भी बहुत घूमा, उनकी गड़बड़ियाँ भी उसे समझने को मिलती है। पाकिस्तान गए, इस्लामाबाद में तो मुजफ्फराबाद जो पाकिस्तान आगे और कश्मीर है वहाँ भी आ चुके हैं। वो निमंत्रण पर नहीं गए थे, लेकिन वो तो एडिटर्स की कॉन्फ्रेंस थी, तो अजीत भट्टाचार्य जी, विनोद मेहता, कुलदीप नायर, सबके साथ ही मैं भी था। लेकिन प्रेफर ये किया गया तक्षशिला जाना है या मुजफ्फराबाद। आई प्रेफर्ड कि और जो जाए तक्षशिला तो कभी भी नालंदा से कोई फ़र्क नहीं है, मुजफ्फराबाद जाने को नहीं मिल सकता था शायद, उसके बाद भी बहुत ही शायद कम पत्रकार जा पाए हों। बिल्कुल। तो इसलिए हमें जो मिला वो प्यार से मिला और जो मिला जगह अच्छी लगी, वहाँ जब रहे तो वो जापान भी बहुत अच्छा लगता है और भारत भी अच्छा लगता है। भारत से सुंदर कुछ नहीं है, मेरी किताब का निष्कर्ष यही है। द बेस्ट डेस्टिनेशन इन वर्ल्ड इज़ इंडिया। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन, कि आपका फेवरेट फूड क्या है? क्योंकि आप फूड के बारे में हमें बहुत एडवाइस करते थे, मुझे याद है जब हम इंदौर जाते थे तो खाने के लिए ये खाओ वो खाओ पड़े। आप देखिए, अब तो खाना थोड़ा कम हो गया, चूँकि बड़ा इससे कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई डायबिटिक हुआ, ना कुछ वैसे कोई हार्ट प्रॉब्लम, भगवान कृपा है, किडनी भी ठीक ठाक है। लेकिन ये सही है कि सादा थोड़ा भोजन, बल्कि मैंने एक टीवी प्रोग्राम में तो खिचड़ी कह दिया था, तो वो मेरी पत्नी बहुत नाराज़ हो गई थी कि भाई ये आप खिचड़ी क्यों पसंद है। लेकिन मुझे इस तरह की चीज़ें जो थोड़ा देसी टाइप की हो, चाहे राजस्थानी भोजन हो, मालवी भोजन हो, बहुत हैवी डिशेस ज़्यादा नहीं रही है। कभी यूँ खाने को चाट वाट खा लिया तो अब कुछ खा लेते हैं, अन्यथा मुझे नहीं रहा। बंगाली मिठाई है, आज भी अब मैं बदनाम रहा हूँ। चलिए आपने पूछ लिया तो एक लाइन और बता देता हूँ। मेरे पास 2 बार मेरी नौकरी मिठाई के चक्कर में जाने से रही, क्योंकि मिठाई खाने का शौक़ था। और इसको आप इसको गलत इसलिए कह सकता कि वो कुछ गवाह तो नहीं है, कुछ गवाह हैं, 1-2 हैं जो भी, जैसे मधुसूदनानंद गवाह हैं। नवभारत टाइम्स में अरुण शौरी को हटाया गया था, तो मैं ब्यूरो में था तब, वो एग्जीक्यूटिव एडिटर थे और टाइम्स ऑफ इंडिया से हटाए गए थे। और वो ज़्यादा लिखते थे, कभी कभी लिखते थे, तो वो काम एग्जीक्यूटिव एडिटर काम था न्यूज़ से संबंधित, वो न्यूज़ तो करते नहीं थे। तो मैंने वैसे ही कुछ वहाँ पीछे जलेबी मिलती, टाइम्स ऑफ इंडिया के पीछे एक मार्केट था ना, आप पता नहीं आपने, अब तो है कि नहीं मालूम नहीं। आईटीओ की बात कर रहे हैं? आईटीओ पर ही वहाँ पीछे पूरा ऐसे ही कोई हलवाई टाइप छोटा सा ही था, मतलब अच्छा। टी स्टॉल पे जैसे जलेबी बनाते तो वहाँ उस ज़माने में, मतलब आई एम टॉकिंग 90s की बात है। अच्छा। तो जलेबी हमने मंगाया कि जो काम नहीं करता वो निकाला जाता है। तो उस समय के एग्जीक्यूटिव एडिटर थे एसपी सिंह, जबकि हमारे पुराने मित्र थे, लेकिन वो कुछ चीज़ों से लेकर के हमसे थोड़ा सा दुखी रहते थे। तो उन्होंने जाके राजेंद्र माथुर जी से और मैनेजमेंट से कहा कि भाई या तो आलोक मेहता रहेगा या मैं रहूँगा। तो क्या हुआ कि साहब वो कहता है कि जो है, जो काम नहीं, जो नहीं लिखेगा, नहीं करेगा, वो निकाल दिया जाएगा। वो एसपी सिंह लिखते नहीं थे अच्छा। उस समय, तो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। अच्छा, मेरा कोई निशान नहीं था, तो जनरल जैसे आप बात करते हैं, आप कहते हैं भाई काम नहीं करता, तो निकाल दिया जाए। तो माथुर साहब ने मुझे बुलाया, भाई क्या करते हो, मिठाई बांटते रहते हो, वो रमेश जी बात करना चाहते हैं, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट डायरेक्टर जो है। तो उन्होंने बुलाया, वो भी मुझे बहुत कम उम्र से जानते थे। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सीरियस होकर के कहा कि क्या करते रहते हैं आप, क्यों, क्या हुआ, आप मिठाई खिलाई? मैंने कहा उसमें ड्रग्स वगैरह तो नहीं थी, क्या हुआ? मैं तो कुछ था ही नहीं उसमें, जलेबी में तो ड्रग्स मिल भी नहीं सकते, कोई ऐसी चीज़ हो। तो वो थोड़ी देर सीरियस रहे, लेकिन भाई तुम्हारे खिलाफ शिकायत आई है, या तो तुम रहोगे या वो रहेगा, तो यहाँ जाके समझाओ ना भाई, उनको कह दो भाई आपसे कोई मतलब नहीं है। फिर मैं हिंदुस्तान में एडिटर होकर गया, तो वहाँ भी पहले एग्जीक्यूटिव एडिटर होकर गए थे। उसने कहा जब तक वो दूसरे हटेंगे, आप पहले उसको थोड़ा समझ, चूँकि बहुत पुराना सेटअप है, तो एकदम उनको हटाया नहीं जाएगा, आप धीरे से रहिए, फिर आप संभालिएगा। निगम जी करके एक थे, तो वो बेचारे ठीक है शरीफ आदमी थे, ऐसा नहीं, मेरा उनके साथ भी, मैंने सबके साथ अच्छा व्यवहार रखता था। तो कुछ अच्छा होता था कि मेरी आदत यही थी, जो आपने कहा ना, आदत क्या है, शौक की, रसगुल्ला मंगा लो, बंगाली मार्केट पीछे था। आउटलुक में गए तो अन्नपूर्णा उधर था। तो जहाँ जहाँ रहे हम कहते अच्छा भाई, अरे आज देबू जी आए, आज अच्छा, आज अखबार अच्छा निकल गया, आज मैगजीन, चलो मिठाई खाते हैं, बुलाओ।
अपनी जेब से, कोई हाँ जी, कंपनी से हाँ पैसा जी, नहीं लेते थे। हिंदुस्तान में पैसा दिया, नवा टाइम में भी अपना ही पैसा था, वो तो जलेबी का। यहाँ बंगाली मार्केट से 100 रुपया दीजिए, आ जाते थे रसगुल्ला। अच्छा ठीक ठाक 10-20 लोग जो कमरे में वो खा लेंगे। सो नरेश मोहन जी ने मुझे बुलाया, वो कहा कि भाई वो बड़ा परेशान है, आप क्या मिला खिला के पता नहीं लोगों को। मैंने कहा मेरी आदत ही है भैया। अच्छा मैं दिन में लंच करने के जाता नहीं था, और एक समय में सही बात यह है कि मैं दिन में लंच ही नहीं करता था जब काम करता था। बाद में जब मुझे ज़्यादा थोड़ा कमजोरी आई तो उन्होंने कहा लंच आप करा करिए, वरना मुझे होता था मैं अकेले नहीं खा सकता हूँ, कोई खाओ तो फिर कैसे होगा लंच। फिर बाद में मिल जाने लगा थोड़ा सा, चूँकि 11-12 बज जाते थे अखबार में। तो क्या है कि मिठाई खिलाने पर 2 बार नौकरियाँ गई। तो मिठाई, हाँ बंगाली मिठाई ज़रूर कह सकते हैं, जिसको आप कह सकते हैं, जो उड़िया और बंगाल की होती है। वो लाइट है, किसी को नुकसान भी नहीं करती। हाँ जी, हम आउटलुक में थे तो जब मैगजीन निकल गई तो महीने में 1-2 बार ऐसा होता था कि उनको ले जा करके दिल्ली हाट पे सब बढ़िया बढ़िया चीज़ें जो भी मिलती है, मीठा भी है, कुछ और भी है, वहाँ भी जलेबी राजस्थान उसमें मिलती है, कुछ दूसरे महाराष्ट्र वाला है, कुछ बंगाल का है। तो वो खाने खिलाने का शौक़ है मुझे। लोगों को जैसे कहते हैं ना, कोई अच्छा हमारा MP बन गया, हमारा व्यक्ति मंत्री बने, हमारा परिचित जो बहुत, जिससे हम बड़े शुरू से उसको यूथ कांग्रेस से देखा या विद्यार्थी परिषद से देखा या उससे देखा, तो वो शीर्ष पद पर मुख्यमंत्री बना या प्रधानमंत्री बने तो खुशी होती है। कोई संपादक बना अपना साथी, कोई बड़ा ऑनर बन गया हमारा साथी उदय शंकर, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्टर थे पटना में। हाँ जी, और वो स्टार के इतने बड़े मतलब मालिक, आज भी बहुत बड़ी कंपनी के वो हैं। आज भी वो मुझे सर उसी तरह मानते हैं जैसे मैं आज भी उनका संपादक, जबकि वो तो मैं हिंदी का संपादक था, लेकिन फिर भी वो तब से मुझे जानते थे, चारा वारा सब जपा था। सो उस दूसरे के बढ़ा देखने से कई लोगों का मन में क्या होता है, दूसरों को देख करके लगता है अरे हमें ये नहीं हुआ, मैं तो इतना किया था। मेरा कहना है कि आप दूसरों को देख कर खुश हो, दूसरों को खिला कर। आप बताइए ना, जो मिठाई में 2 किलो मंगाता हूँ तो उसमें अकेला तो 2 किलो नहीं खाता मैं, एक उसमें से बचता है, आपके साथ एक रसगुल्ला खाया तो एक हम एक खाएंगे, 2 खा लेंगे ज़्यादा कहीं। जब बहुत यंग थे तो 4 खा लेते होंगे, लेकिन उसके साथ में और हमारे मित्र परशुरानंद है या दूसरे और कोई मित्र होते थे, उनको साथ ले आता था कि चलो मिठाई खाएंगे हम लोग, और फिर जितना पेट भर के खाएंगे। तो हाँ, ये शौक़ है जिससे नौकरी भी जा सकती है इस खतरे को उठा करके मिठाई भी खाई गोली खा सकते हैं, उस पर खबर भी लिखी। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा बात करके। Thank you. और सब मतलब एक्सपेक्ट करेंगे आगे भी कुछ हम और एक कुछ बार हाँ मिलें कुछ और कुछ बात करें। जो कहा सुना माफ, जो गलत लगे उसको आप अपना करिए। अब तो सबके लिए दिल खुला हुआ है अपना। बिल्कुल, thank you so much, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा बात करके।